हेलो मेरे भाई, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया होंगे, झकास होंगे, एकदम बिंदास चल रही होगी जिंदगी, है ना भाई। एग्जाम का टाइम आ चुका है और आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि सर हमें वन शॉट लेक्चर सीरीज जो है वो प्रोवाइड करा दीजिए, सो डेट हम लोग अपने चैप्टर को जल्दी जल्दी रिवाइंड भी कर सके और हमारे सारे सारे कंसेप्ट है उनको भी हम लोग अच्छे से रिवाइज कर सके। तो मेरे भाई, आप लोगों की इस जोरदार जो डिमांड थी इसी को फुलफिल करने के लिए मैं आप सभी के लिए चैप्टर नंबर 1 का वन शॉट लेक्चर लेके आके आ गया हूं मेरे भाई। ठीक है ना। चलिए, तो ये वन शॉट लेक्चर जो है ये चैप्टर नंबर 1 का होने वाला है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, बिफोर डेट उससे पहले एक छोटी इतू सी एक न्यूज है वो जान लेते हैं। देखो, न्यूज है तुम्हारे लिए गुड न्यूज कि भाई आप लोगों को फ्री नोट्स एंड डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे। मतलब कि इस लेक्चर से रिलेटेड जो आपके नोट्स है, जो आपके क्लास नोट्स होंगे और जो डीपीपी होगी, ये सारी चीजें फ्री, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। कहां पर? पीडब्ल्यू एप्लीकेशन पे। जो जल्दी से जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और वहां पर आपको इसके नोट्स और डीपीपी दोनों मिल रहे हैं मेरे भाई। मत चूकना, बहुत बढ़िया मौका है। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो आज इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, तो ये सोचने में लगे हो आप सर के क्या क्या पढ़ाओगे सर इस लेक्चर के अंदर, क्योंकि सर लेक्चर लग रहा है हमें थोड़ा छोटा। मेरे भाई, छोटा इसलिए बिकॉज हमें कोई ज्यादा टर्न डाउन नहीं करना, हमें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जहां से प्रश्न बनता ही, पेपर बनता ही है। ठीक है ना। चलो, तो वो कौन कौन सी है थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त। ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालिए। आप सभी को जो आज मैं बताने वाला हूं वो है, एक तो संख्या क्या होती है, सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। फिर कितने प्रकार की होती है संख्या, कितने प्रकार है संख्या के। फिर गणितीय आधारभूत प्रमेय, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में हम लोग सिद्ध करने वाले क्वेश्चन, आप लोगों को पता है ना, ए परिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, प्रश्न आते हैं ना एग्जाम में, वो करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ एमसीक्यूज, जैसा कि आप सबके एग्जाम में आता है एमसीक्यूज, वो भी करवाऊंगा मैं दोस्त, आप ही से कराऊंगा देखना। और साथ ही साथ पीवाईक्यू, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन, लास्ट 4 ईयर के क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि इन्हीं से ही आपका क्वेश्चन 2026 में आएगा। सीधी सी बात है, अल्टीमेट बात यही है। ठीक है मेरे बटर के दाने। चलो आ जाओ, तो दाल बाटी के समय जल्दी से शुरुआत करते हैं हम लोग आज के धमाकेदार लेक्चर की। मेरे हिसाब से सभी लोग तैयार हो। देखो, आप सब लोगों ने पढ़ रखा है कि संख्याएं क्या होती है। सर गणित में एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे हम लोग चीजों को गिन सके, वही सारी संख्याएं। संख्याएं कितनी तरह की है सर? संख्याएं हमारे पास में 2 तरह की होती है। एक होती है हमारे पास में सर वास्तविक संख्या और दूसरी होती है सर हमारे पास में काल्पनिक संख्या। ठीक है ना। वास्तविक संख्या क्या होती है सर? वास्तविक संख्या वो होती है जिन्हें आप संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो। सर अब ये कौन सी जानना है? अब ये संख्या रेखा क्या हो सकती है, यही सोच रहे हो ना मेरे भाई। संख्या रेखा होती क्या है? देख, ये होती है संख्या रेखा। एक रेखा है मेरे भाई, एक ऐसी रेखा है जिसके बीच में जो है वो अपना जीरो है, जिसके बीच में अपने कौन है? जीरो भाई बैठा है, जीरो यहां बैठा है। और इस संख्या के लेफ्ट में जब आप जाते हो एंड में, तो आपको माइनस का अनंत मिल जाएगा और राइट साइड में जब आप जाते हो तो प्लस का अनंत मिल जाएगा। यानी एक तरफ है माइनस अनंत, एक तरफ है प्लस अनंत, बीच में है अपना जीरो। ठीक है ना मेरे भाई। यानी एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, बीच में लटके जीरो भाई। ठीक है मेरे भाई। चलो, तो अगर इसी जीरो से आप राइट साइड जाते हो, राइट साइड इसी जीरो से राइट साइड जाते हो ना मेरे भाई, तो सारे नंबर आपको कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे सारे, चाहे एंडूड वाले, पॉइंट वाले, बिना पॉइंट वाले, सारे जितने भी प्रकार के चिड़ियाघर में जाना होता ना, सारे यहाँ पर क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ओके सर, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो इधर इसी जीरो से अगर लेफ्ट की तरफ आता हूं तो मेरे पास जितने भी नंबर है वो सारे क्या होते हैं? नेगेटिव। ठीक है। हाँ सर। सर एक खासियत और है, पता है इसकी? एक खासियत और है सर, एक इसकी खासियत और है सर, कि अगर आप इस नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट मूव करते हो, अगर आप इस नंबर लाइन में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो संख्याएं जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। संख्याएं जो है वो क्या होती है? बढ़ती है। संख्याएं बढ़ती है, संख्याएं बढ़ती है सर। ये हमें पता है सर, आप क्यों बता रहे हो? बढ़ती है। अरे ओहो, बढ़ती है सर, हमें क्यों बता रहे हो? ये तो हमें पता, अभी समझ में आएगा तुम्हें कंसेप्ट क्या बताना चाहता हूं मैं। आजा लाड ले। तो संख्याएं क्या होती है सर? बढ़ती है। लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो संख्याएं बढ़ती है। इसी को बोलते हैं नंबर लाइन। यानी कुल मिलाकर गणितज्ञ ने क्या बोला कि एक ऐसी लाइन बना दी जिस पर दुनिया की सारी संख्याएं जो है वहां पर आकर रख दी।
अगर मैं बात करूं तो इसी नंबर लाइन पे मेरे को 0.7 मिलेगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं मेरे को -5 मिल जाएंगे, इसी लाइन पे मेरे को कहीं ना कहीं √25 मिल जाएंगे, इसी लाइन पे मेरे को कहीं ना कहीं 2/3 कहीं ना कहीं मिलेगा पॉइंट, इसी लाइन पे अगर मैं देखूं तो मेरे पास में 22/7 मिल जाएगा, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं पाई जो है वो भी यहां मिल जाएगा। अब पाई ए परी में अभी हम लोग बात करेंगे, टेंशन ना लेना मेरे भाई। तो इसी नंबर लाइन पर ये सारी संख्याएं उपस्थित है, यानी एक ऐसी नंबर लाइन, एक ऐसी लाइन जिसमें सारी संख्याएं दुनिया की उपस्थित हो, वही तुम्हारी नंबर लाइन है, ठीक है ना। तो वास्तविक संख्या के बारे में क्या लिखा था मेरे भाई, वो सारी संख्याएं जिन्हें आप नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हो वो क्या होगी, आपकी वास्तविक संख्या होगी। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि ये सबके सब वास्तविक संख्या है? हाँ मेरे भाई, ये सबके सब क्या है, ये सबके सब आपके वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या है, ठीक है दोस्त। कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। अगला आगे वाली चीज क्या है, आगे वाली चीज ये है सर, आगे वाली चीज ये है सर कि अगर इससे जस्ट बाद में बात करें तो वास्तविक संख्या के बाद में हमारे पास में काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिन्हें हम लोग कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ऐसा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। एग्जाम्पल मेरे भाई मुझे एक बात बता, अगर मैंने कहीं पर दोस्त ध्यान से देख, अगर मैंने कहीं पर लिखा है √25, तो क्या इस बात का मतलब ये नहीं है कि अंडर रूट के अंदर 5 × 5 लिखा गया है? हाँ सर बिल्कुल एकदम डिट्टो सही बात बोलो, कसम से एकदम सही बात बोल रहे हो सर, मत रे कसम यही बात सही है। अरे मेरे भाई एक चीज और देखना, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं बोल सकता कि सर दो समान संख्याएं समान चिन्ह के साथ गुणा की गई है और तब जाके आपको ये चीज मिली है? हाँ सर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, जरूर थोड़ा ना 5 × 5 लिखो, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो सर अंडर रूट के अंदर -5 को गुणा कर दीजिए -5 से, सर माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, 5 × 5 25 हो जाए, ये भी लिख सकते हो। हाँ मेरे भाई ये भी लिख सकता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि सर हमारे पास में कोई ऐसी संख्या है जो कहीं ना कहीं बनी हुई है, किसी और संख्या से बनी हुई है गुणनफल से, गुणा करने से, और वो दोनों सेम संख्याओं से गुणा करने के बाद ये अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या मिली है और इसी का अंडर रूट बाहर आया है। सर अंडर रूट के 25 का मतलब क्या हुआ सर 5, कौन सा, -5 भी हो सकते हैं +5 भी हो सकते हैं। अच्छा कैसे होता है बता देता हूं, देखो मेरे भाई इस चीज को कैसे लिखोगे सर, इसे लिखेंगे हम लोग अंडर रूट के अंदर 5⁻²। सर अंडर रूट का मतलब होता है घात का आधा होना, अंडर रूट का मतलब होता है घात का आधा होना। जब आधा घात करते हो मेरे भाई तो देखो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना सर 5। ओके बहुत बढ़िया शानदार। अरे मटर के दानों जरा इधर देख ना, इधर देख ला, इधर देख। अरे सर इसको भी तो लिख सकते हो आप, इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो -5 का होल स्क्वायर, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये -5 का स्क्वायर है और इसके ऊपर आधा लगा दिया, अंडर रूट का मतलब होता है घात का आधा होना। और सर 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, -5 से क्या, तो सर आप कहना चाहते हो कि अंडर रूट 25 के मान जो है 5 भी होता है, अंडर रूट 25 का मान -5 भी होता है। हाँ मेरे भाई मैं यही कहना चाहता हूं। तो क्या 5 आप दर्शा नहीं सकते यहां पर? हाँ सर यहां आएगा 5, ये प्लस के 5 है। अरे मेरे भाई -5 की अगर मैं लोकेशन पूछूं इसका घर कहां है सर, ये रहा, देखो 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 ये रहा, इधर इधर इधर। तो क्या आपने अंडर रूट 5 को इस संख्या रेखा पर दर्शा दिया है क्या? बिल्कुल दर्शा दिया है सर, संख्या रेखा पर पक्का दर्शा सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं, क्या ट्विस्ट कर रहा हूं कहानी में, ट्विस्ट ये कर रहा हूं मेरे भाई मेरे दोस्त कि अगर मैंने अंडर रूट के अंदर -25 रख दिया होता तो, अब मेरे को तुम सोच के ये बता दो कि क्या ऐसी कोई दो समान संख्या है क्या जिनको गुणा करने पर माइनस का अंडर रूट 25 मिल जाए? अब कई लोग बहुत ज्यादा जो डेढ़ सियाने लोग हैं ना वो क्या बोलेंगे, वो ये बोलेंगे सर -5 को आप गुणा कर दीजिए 5 से, सर माइनस का अंडर रूट 25 मिल जाए। मेरे भाई मेरे रसगुल्ले, ओ मेरे मटर के दाने, इधर देख ध्यान से, क्या ये दोनों चीजें सेम है? क्या ये चीजें सेम है? नहीं सर कतई सेम नहीं है, ये सेम नहीं है सर, क्योंकि सर एक तो प्लस की संख्या है हमारे पास में 5 और एक माइनस की संख्या है, सर दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। +5 -5 में फर्क है मेरे भाई, बहुत फर्क है। इधर देख इधर देख इधर देख इधर देख, ध्यान से देख, ये रहा +5, ये रहा -5, फर्क नहीं दिख रहा है? इतना फर्क नहीं दिख रहा है सर। इसका मतलब सीधे सा बात ये हुआ ना कि सर फर्क है दोनों में, ये दोनों संख्याएं जो है वो समान नहीं है, दोनों संख्या समान नहीं है। और सर अंडर रूट का गेम यही है कि सर अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखी है तो वो जब अंडर रूट से बाहर जाएगी तभी आई होगी जब दो समान चिन्ह की समान संख्याओं के साथ गुणा किया गया होगा,
तो ही उसका अंडर रूट बाहर निकलता है, यानी वर्गमूल निकलता है। मेरे भाई मेरे दोस्त समझ भाई बात, बिल्कुल सर समझ में आई है। मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हो, मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हो कि हमारे पास में -5 और 5 इन दोनों को गुणा करने पर ये संख्या जरूर आ जाएगी, बात सही है, लेकिन अंडर रूट से इस चीज को बाहर निकालने के लिए यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि सर ना हम लोग -5 और ना 5 को संख्या रेखा पर किसी एक ही बिंदु पर शो कर सकते, नहीं कर सकते सर हम लोग ऐसे। इसका मतलब सर ये चीज ऐसी होती ही नहीं है, नहीं होती है। तो सर ये चीज होती क्या है मेरे भाई, ये सिर्फ कल्पना में, दुनिया में कोई ऐसी संख्या है ही नहीं, कसम से, तुम्हारे पड़ोसी नहीं कसम, दुनिया में से कोई संख्या ही नहीं है कि भाई जो दोनों संख्या, जो उसी संख्या को उसी संख्या के साथ गुणा करने पर -25 आ जाए, कोई संख्या है ही नहीं। 5 गुणे 5 प्लस का 25, -5 गुणे -5 प्लस का 25, लेकिन -25 तो नहीं आ रहा है ना। -25 कब आएगा, जब माइनस के 5 और प्लस के 5 गुणा करोगे। दोनों चीजें सेम है, नहीं सर कतई सेम नहीं है। इसका मतलब दोनों चीजें अलग अलग है, और अलग अलग होने की वजह से सीधी सी बात है सर कि यहां पर ये संख्या जो है ये क्या है, इसे हम लोग संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकते। जब इस संख्या को मैं संख्या रेखा पर नहीं दर्शा सकता तो ये संख्या मेरी कौन सी होगी, काल्पनिक संख्या होगी। काल्पनिक मतलब जिसे मैं कल्पना कर सकता हूं, संख्या रेखा पर दर्शा ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सर अगर आप इसे लिखोगे तो आप इसे लिखोगे -5 गुणे 5, सर ये तो दोनों अलग अलग चीजें हुई। सर -5 ये रहा माइनस के 5, ये रहा प्लस के 5। अब मैं अंडर रूट के अंदर -25 की लोकेशन क्या बताऊं, उसका घर यहां पर है कि यहां पर है, यहां है या यहां है। यहां बता दिया तो ये गलत हो जाएगा, यहां बता दिया तो ये गलत हो जाएगा, पर दोनों गलत है नहीं। इसका मतलब ये है कि सर इसकी जगह हम लोग फिक्स नहीं कर सकते। जब जगह फिक्स नहीं कर सकते तो संख्या रेखा पर दर्शा ही नहीं सकते, और जब संख्या रेखा पर ही नहीं दर्शा सकते तो सर सीधी सी बात है कि ऐसी संख्याएं क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। क्या होगी, काल्पनिक संख्या होगी। यानी काल्पनिक संख्या वो होती है जिन्हें संख्या रेखा पर नहीं दर्शाया जा सकता, प्रदर्शित नहीं कर सकते। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आई है, आप बस आगे बढ़िए, हम आपके आगे साथ हैं। चलो मेरे भाई, तो इससे जस्ट आगे वाली चीज मैं आपको बताता हूं कि जो वास्तविक संख्या है ना, उन्हें भी हमें अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। सबसे पहला जो इसका पार्ट हमें पढ़ना है डेट इज ए परिमेय संख्या। अब ये ए परिमेय संख्या क्या होती है? ए परिमेय संख्या क्या होती है? ए परिमेय संख्या होती है ऐसी वास्तविक संख्या, ऐसी वास्तविक संख्या जो दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में नहीं लिखी जा सकती, जहां पी और क्यू जो है क्या है, पूर्णांक है। क्या कहानी है बताता हूं, बड़ी टेंशन है, टेंशन है, ये तो मैं ऐसा पढ़ने के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बनाना आराम से बिंदास, वरना नोट्स आपको फ्री मिल ही रहे, टेंशन ना लो। अब मैं समझाता हूं क्या चीज है, बड़े ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना मेरे भाई मेरे दोस्त। अगर मैंने कहीं पर ऐसे बोला कि मैंने लिख दिया जैसे, अरे चल जा, हाँ मैंने लिख दिया 5.78, क्या मैं आपको इसे भिन्न के रूप में लिखने के लिए बोलूं तो लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या करेंगे सर, इस जीरो को हटा दो तो नीचे कितना लग जाएगा, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि इस पॉइंट को, सॉरी इस पॉइंट को हटा दोगे, इस पॉइंट को हटा दिया गया, अगर इस पॉइंट को हटा दिया गया, इस पॉइंट को हटा दूं, इस पॉइंट को अगर मैं हटा दूं तो सर 2 डिजिट से नीचे 2 जीरो लग गया, ऊपर है जैसे जैसे हो गया, ऊपर है जैसे जैसे, तो ऊपर क्या हो जाएगा सर, ऊपर हो जाएगा 578। क्या इस संख्या को आपने पी और क्यू के रूप में लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया सर, बिल्कुल लिख दिया सर, बिल्कुल लिख दिया सर। तो क्या क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं है? सर बिल्कुल नहीं है, यहां 100 है, जीरो नहीं है। अच्छा 578 भी पूर्णांक होता है, 100 भी पूर्णांक होता है, तो सर जो P और Q जो है वो दोनों दोनों पूर्णांक भी है। P और Q जो है वो दोनों दोनों क्या है, पूर्णांक भी है। P और Q जो है वो दोनों दोनों क्या है, पूर्णांक भी है। तो इसका मतलब तो सर ये तो परिमेय संख्या हुई मेरे भाई, यही तो मैं समझाना चाहता हूं। कोई ऐसी संख्या जिसे आप ऐसे बटे में नहीं बदल सकते, फ्रैक्शन भिन्न में नहीं बदल सकते, वो ही आपकी ए परिमेय संख्या होती है। क्या होती है? ए परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे बड़ी ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूं, बड़ी ध्यान से सुनना। पाई का मान आपने सुना है सर 3.14, बेटा इतना ही नहीं होता, पाई का मान बहुत होता है, 3.14786 ऐसे करते 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 बहुत ज्यादा आगे चलता रहेगा। पाई का मान कभी भी आपको इतना दिया जाता है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए दिया जाता है कि भाई आप लोग गणना कर सको किसी क्षेत्रफल ये निकालने के लिए, ठीक है ना। बाकी इसका मान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, अनंत तक चलता रहता है इसका मान। तो मेरे भाई जब इसका मान आगे जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, तो हम लोग नीचे कितने जीरो लगाएंगे क्या डिसाइड कर पाएंगे? नहीं सर, डिसाइड नहीं कर सकते, कतई डिसाइड नहीं कर सकते सर।
तो सीधी सी बात है सर कि जब हम लोग डिसाइड ही नहीं कर सकते कि नीचे एक के साथ में कितने जीरो लगाए, तो सर इस बात का मतलब ये हुआ कि हम लोग इसे भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। और जब भिन्न के रूप में हम लोग लिख ही नहीं सकते तो ये संख्या हमारे लिए क्या होगी, ये संख्या हमारे लिए क्या होगी, ए परिमेय होगी। सीधी सी बात है, ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, ए परिमेय संख्या है, ऐसी संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, बिल्कुल कतई नहीं लिख सकते, वो संख्या हमारे लिए ए परिमेय संख्या होगी। और मेरे भाई मेरे दोस्त, ऐसी चीज के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है वो है आपका पाई का मान। डेट इज पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है सर 3.14। सर आपने तो पहले तो हम लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा सर पाई का मान जो है वो तो अपने लिए 22/7 होता है। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त बड़े ध्यान से सुनना, पाई का एक्चुअल में मान तो 3.14 ही होता है। पाई का ये जो मान आपको सिखा दिया जाता है ना 22/7, ये जो मान आपको बता दिया जाता है ना 22/7, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग लगभग मान बताया जाता है। क्योंकि गणना करते टाइम हम लोग दशमलव की संख्या से बहुत बड़ी हमारी कैलकुलेशन ना हो जाए, उस चीज से बचने के लिए हम लोग पाई का मान 22/7 ले लेते, जबरदस्ती ले लेते पाई का मान 22/7। बाकी एक्चुअल में पाई का मान 22/7 नहीं होता है, एक्चुअल में पाई का मान जो है वो 3.14 होता है। ठीक है, 3.14 होता है। तो पाई जो है वो क्या है सर, वो एक ए परिमेय संख्या है। इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एग्जांपल देख लो सर, और एग्जांपल की बात करें तो अंडर रूट के 3 सर एक ए परिमेय होगी, सर अंडर रूट 2 ए परिमेय संख्या होगी, और अंडर रूट के 5 सर ए परिमेय संख्या होगी। शानदार चीज है सर, हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी के बाद में अगर मैंने आपसे बोला कि भाई परिमेय संख्या बता दो, भाई इसी के बाद में मैंने आपसे बोला भाई परिमेय संख्या बता दो, तो परिमेय संख्या क्या होगी सर, परिमेय संख्या ऐसी होगी जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू जो है डेट इज नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल सुनो, एग्जाम्पल के तौर पे ये है, जैसे मान लो सर आपने बोल दिया 22/7, अब आप बोलोगे सर 22/7 तो पाई, अरे नहीं मेरे भाई, पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 22/7, लेकिन यहां मैंने 22/7 लिखा ना, वो सिर्फ एक भिन्न है। अरे बाकी सारी भिन्न नहीं होती क्या, 5/7, 9/11, अरे मटर के दाने, ये सब भिन्न नहीं है क्या, ये सारी भिन्न ही तो है, ये सारी भिन्न ही तो है सर। ये अगर भिन्न है उसी प्रकार ये भी तो एक भिन्न ही है। बिल्कुल सर, ये एक सिर्फ एक भिन्न है। अगर केवल इस भिन्न की बात करूं, केवल इस भिन्न की बात करूं तो सर इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारे लिए P का काम कर रहा है, नीचे वाला Q का काम कर रहा है। और यहां पर देखा जाए तो Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं है। 0 के सिवा कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन Q का 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 के सिवा बहुत सारी संख्या, जैसे 0 के सिवा यहां पर क्या है, 7 है। और एग्जाम्पल बात करूं ना, तो और एग्जाम्पल में देख, जैसे मैंने लिख दिया 5.8, अरे 5.8 को क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 58/10, सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 58/10 ये भी तो एक क्या है, भिन्न है, ये भी एक क्या है, भिन्न है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा गया है, जहां पर नीचे हर का मान जो है वो 0 नहीं है सर, 10 है, 0 नहीं है, यानी ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। तो क्या मैं आपको यहां पर ये बता सकता हूं कि अगर मैंने पाई का पूछ लूं तो पाई क्या है सर, पाई तो ए परिमेय संख्या हुई, पाई क्या हुई, ए परिमेय, परिमेय, मैंने गलत लिख दिया, मैंने गलत लिख दिया, माफ करना, परिमेय, परिमेय संख्या, ए परिमेय संख्या हुई। पाई क्या हुई है, ए परिमेय संख्या हुई है। लेकिन 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 मेरे भाई, अगर मैंने 22/7 की बात कर लो तो 22/7 जो है वो अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इधर खोपचे में साइड में लिख रहा हूं, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कई बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं कि सर पाई अगर ए परिमेय संख्या है, 22/7 भी ए परिमेय संख्या। अरे 22/7 एक संख्या है ना, वो एक भिन्न के रूप में है, इसे पी बटे क्यूब ने आपने लिख दिया, इसको पी बटे क्यू के रूप में, और यहां पर क्यू जो है वो 0 नहीं है। तो मेरे भाई जब ये कंडीशन हो तो परिमेय संख्या है। और केवल पाई, डायरेक्ट पाई के बारे में पूछ ले तो भाई साहब आधार कार्ड पे छाप दियो कि भाई ये एक ए परिमेय संख्या है। बात पहले पढ़ी तो बोलो हाँ सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना डिटेल से हमें पढ़ा दो ताकि हमारी सारी जिंदगी आसान हो जाए। आगे देखिए सर, आगे दशमलव संख्या सब लोग जानते हैं सर, सब लोग जानते हैं दशमलव संख्या, सर हमें बताने की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सर दशमलव संख्या क्या होती है, सर पॉइंट वाली संख्या जो है वो दशमलव संख्या होती है, पॉइंट वाली संख्या जो है वो क्या हो जाएगी सर, दशमलव संख्या। कोई भी आप लिख सकते हो, कोई भी संख्या जो है वो आप यहां पर लिख सकते हो, सारी सारी दशमलव संख्या होगी। ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त, बिल्कुल बढ़िया शानदार, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैंने बोला पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो सर पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक।
सुनना ध्यान से, पूर्णांक मतलब पूरा अंक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। देखा जाए तो सर अगर मैं बात करूं तो बीच में अपना क्या है सर, जीरो है, बीच में अपना क्या है, जीरो है सर। यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, ऐसे चलता रहेगा सर। अगर पीछे चले तो माइनस में चलते रहेंगे सर, अगर पीछे चले अगर हम लोग तो माइनस में चलते रहेंगे। हमें जिंदगी में आगे चलना चाहिए, प्लस में चलना चाहिए। ओके आ जाओ। अरे रे 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 ध्यान से देखो तो सर सारे सारे अंक जो है वो पूरे है, पॉइंटों में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया 7.5, 7.5, क्या 7.5 को 7.5 लिख सकता हूँ सर? हाँ। अरे 10 में से जब नंबर टेस्ट में आते हैं तो 2.5, 3, 3.5, 4 इससे कभी ऊपर गए हो? बिल्कुल गए हैं सर। तो सीधी सी बात है, मान लो जिंदगी में अगर ऐसा नंबर आ भी जाए, क्या पता आया भी होगा नहीं होगा सर, पता नहीं अभी तक तो। अरे ऐसा नंबर कभी 10 में से आपके टेस्ट आए हैं तो ये क्या है सर, 7.5 है। 7.5 का मतलब क्या? तो 7 तो पूरा, आधा और, तो ये पूर्णांक है क्या? पूरा अंक है क्या? नहीं सर पूरा अंक नहीं है, ये पूरा अंक नहीं है। 7 तो पूरा है लेकिन इसके अंदर आधा और जोड़ दिया गया है, पॉइंटों में कुछ चीजें और जोड़ दी गई, आधा और जोड़ दिया गया, बट्टे में कुछ चीजें और जोड़ दी गई। इसका मतलब अब ये पूरा अंक नहीं रहा, तो ये पूर्णांक नहीं है। लेकिन पूर्णांक ये सारी संख्या पूर्णांक होगी। सर एक और बात बताए ना, पूर्णांक में अपने को 2 तरह की कंडीशन और मिलती है सर। सर एक इसमें संख्या मिलती है, वो मिलती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी होती है सर? प्राकृत संख्या वो होती है जो संख्या सर 1 से शुरू हो, तो टुक 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 1 2 3 4 5 डिड ऐसे। और मेरे भाई दूसरी संख्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या के अंदर सर एक कंडीशन है, सिर्फ जीरो शामिल कर दो आप, 0 1 2 3 4। मेरे भाई बोरिंग लग रहा होगा लेकिन मेरे भाई यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हारे एग्जाम में, अभी पीवाईक्यू कराऊंगा समझ में आ जाएगा, टेंशन ना ले। बोरिंग नहीं है, तुम्हें पूरा देखना है, ध्यान से देखना। एक बार इस लेक्चर को पूरा देख लेना, यकीन मान गारंटी देता हूं इस चीज की, तेरे पेपर में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मेरे पढ़ाए हुआ ना आया हो। 100% सारी चीज आएगी, बस अभी सोचता रहे। ठीक है चलो दोस्त, अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है तो कुछ चीजें मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि आप समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे। ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। दशमलव संख्या की अगर मैं बात करूं तो दशमलव संख्या हमारे पास में 2 तरह की होती है। कौन सी सर? एक शांत दशमलव है और एक दूसरी कौन सी है? अशांत दशमलव है। एक तो कौन सी है? शांत है और एक अशांत है। शांत है और एक अशांत है। शांत होने का मतलब क्या? बिल्कुल प्यारी अच्छी तरह आप जैसा अपन लोग। जैसे शांत का मतलब क्या है? जैसे कुछ कदम चलेगी, पॉइंट के बाद में कुछ कदम चली फिर रुक गई। भाई पॉइंट के बाद में 2 कदम चली है, रुक गई। अगर पॉइंट के बाद में जो है वो 3 कदम चली, रुक गई। फिर पॉइंट के बाद में जो है वो 1 कदम चली, रुक गई। तो ये क्या है? शांत है सर, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम भोली आत्मा है सर, एकदम भोली भोली नन्ही मुन्नी आत्मा है। पॉइंट के बाद में थोड़ा चलेगी, रुक जाएगी। अशांत की बात करें सर, अशांत ये क्लेश है, रावण के खानदान से बिलोंग करने वाली है सर। क्योंकि सर ये संख्याएं जो है वो रुकती नहीं है, रुकती नहीं है, रुकती नहीं है, रुकती नहीं है, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही, चलती जा रही। ये संख्या जो क्या होगी सर? ये संख्या जो है, ये संख्या जो है वो चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। कोई से भी ले लो सर, अपनी मर्जी से, जरूर छोड़ना है, कोई से भी ले लो, कोई से भी ले लो अपनी मर्जी से। ठीक है ना? ये संख्या क्या है? चलती जाएगी। सर देखा जाए ना, 2 तरह के दिख रहे हैं हमें। एक तो सर ऐसा संख्या हो सकती है जो एक पैटर्न को फॉलो कर रही होगी, 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7। सर एक पैटर्न है, क्या 8 के बाद में 7 आ रहा है, 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 8 के बाद में 7 आ रहा है। तो सर एक पैटर्न है, यानी फिक्स पैटर्न वाली है। और एक सर ऐसा ही है कि कोई भी संख्या मुंह उठा के कैसे ही आ जा रही है, रेंडमली कोई किधर ही टपक जा रही है, इधर आ गई 9 के बाद में 7 है, फिर 8 7 3 2 1, फिर से 7 आ गया, फिर 9 आ गया, फिर 6 आ गया। कोई सी भी संख्या कैसे भी मुंह उठा के आ रही है, कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि अशांत दशमलव संख्या है वो भी 2 तरह की है। हाँ मेरे भाई मेरे दोस्त, यही तो मैं बता रहा हूं कि अशांत दशमलव संख्या है वो भी 2 तरह की है अपने पास में। एक इसमें कौन सी है सर? अशांत दशमलव ऐसी संख्या जिसमें क्या हो? पुनरावृत्ति हो। पुनरावृत्ति का मतलब है सर फिक्स पैटर्न, बार बार कोई चीज आ रही। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3.3333333333 सर पुनरावृत्ति बार बार, पुनरावृत्ति का मतलब पुनः बार बार आ रही है, पुनः बार बार आ रही है, तो पुनरावृत्ति हो रही है सर। 3 पॉइंट के बाद में 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे मैंने लिख दिया 8.8787878787, तो ये भी क्या है सर? पुनरावृत्ति ही है, पुनरावृत्ति ही है, पुनरावृत्ति ही है सर। बिल्कुल सर। अशांत है, बिल्कुल शांत नहीं हो रही, आगे चलती जा रही है, और पुनरावृत्ति भी हो रही है, पुनरावृत्ति भी हो रही है।
सर अगर कहानी यहां देखा जाए तो ये अशांत दशमलव अनावर्ती संख्या है। अनावर्ती संख्या का मतलब क्या हुआ सर? अनावर्ती संख्या का मतलब है कि कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, बस अशांत होकर चली जा रही है। जैसे 9.871328543998 ऐसे। अब ये संख्या चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, कोई से भी संख्या मुंह उठा के कैसे भी आ जा रही है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से देखना, यहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्या इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो 3.3 का बार? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल सर। इस संख्या को हम लोग 3.3 का बार लिख सकते हैं। और जब ये संख्या ऐसे लिख दी गई है 3.3 का बार, तो सर 9th क्लास में इस संख्या को हमें लिखना सीखा था कैसे? कि सर इस संख्या को हम लोग लिखते हैं, जितना बार है उतना नीचे 9 लगा देते हैं। बार जितनी संख्या पर है उतना नीचे 9 लगा देंगे। 9 लगा दिया सर, इसको काटेंगे 1/3 आएगा। यानी जो आपके पास में ये संख्या है ना 3.3333, इसको आपने भिन्न में कन्वर्ट कर दिया 1/3। अरे भिन्न में कन्वर्ट, देख लो मेरे भाई, भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, भिन्न में कन्वर्ट कर दिया, भिन्न में कन्वर्ट कर दिया 1/3। और भिन्न में कन्वर्ट करते 1/3 क्या है सर? ये p/q है, p/q है, p/q के रूप में लिख दिया। q का मान 0 नहीं है, इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हो ये एक परिमेय संख्या? हाँ मेरे भाई, ये क्या है? एक परिमेय संख्या होती है। तो क्या आपको ऑप्शन में अगर पूछ लिया जाए, एबीसीडी में पूछ लिया जाए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर पूछ लिया जाए कि क्या अशांत दशमलव पुनरावर्ती संख्या जो है वो परिमेय संख्या है? बिल्कुल है सर। लेकिन अगर यहां बात की जाए सर अशांत दशमलव अनावर्ती संख्या जो है, अशांत दशमलव, सर इसे हम लोग कैसे भी करके नहीं बदल सकते भिन्न के अंदर। जब बदल ही नहीं सकते भिन्न के अंदर तो ये क्या हो जाएगी? ए परिमेय संख्या। बस खत्म कहानी सर, खत्म सर। ए परिमेय संख्या हो जाएगी, ए परिमेय संख्या हो जाएगी सर। बहुत बढ़िया, शानदार। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराना शुरू करता हूं, ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो बात है, ये 4 से 5 बातें जो लिखी गई है, इनको आपको दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट करके लिखना। सबसे पहली बात क्या है सर? सबसे पहली बात जो हमें यहां दिखाई दे रही है वो ये है सर कि एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका दो भिन्न गुणनखंड नहीं होते हैं। अब सर ये भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है सर? अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटे और एक से कटे, ठीक है ना। अभाज्य संख्या वो होती है जो खुद से कटे और एक से कटे, बाकी किसी की संख्या से वो ना कटे। फॉर एग्जाम्पल 17, सर 17 को काटने वाली संख्या 1 होती है, 17 को काटने वाली संख्या खुद 17 है। बाकी दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें इतनी हिम्मत होगी वो 17 काट सके, ना काट सके सर, बिल्कुल नहीं काट सकते। इस बात का सीधा सा मतलब है कि ये संख्या क्या होगी? एक अभाज्य संख्या होगी। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर इस संख्या, इस अभाज्य संख्या के गुणनखंड अपने पास में 2 है? गुणनखंड का मतलब क्या है? ऐसे टुकड़े, संख्या के ऐसे टुकड़े, संख्या के ऐसे टुकड़े, संख्या के ऐसे टुकड़े, संख्या के ऐसे टुकड़े, जिनको आपस में गुणा कर दे तो संख्या प्राप्त हो जाए, वो बोलते हैं गुणनखंड। गुणा करने, गुणा वाले टुकड़े, गुणा किए गए खंड, खंड खंड का मतलब होता है टुकड़ा। तो टुकड़े ऐसे जिनको वापस गुणा कर दे तो वो संख्या मिल जाए। अरे 17 गुणे 1 करोगे 17 मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल सकता है। तो ये इसके क्या है? गुणनखंड है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं? एक तो होता है गणित का एक संख्या और एक वो संख्या खुद। अब बात करो 13 की, बात कर लो सर। 13 को भी तोड़ने वाली संख्या 1 और 13 है सर। बस सर 1 और 13 गुणा करोगे 13 मिल जाएगा सर। एक तो गुणनखंड 1 मिल गया और एक वो संख्या खुद मिल गई, एक वो संख्या खुद मिल गई। इसका मतलब सर सीधी सी बात है कि अभाज्य संख्याओं के अंदर देखा जाए तो एक तो गुणनखंड उनका 1 होता है, वो खुद स्वयं होती है। अगर मैं गणित के 1 की बात करूं तो सर एक संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती, एक संख्या जो है वो अभाज्य संख्या नहीं होती। तो सर अगर एक अभाज्य संख्या है नहीं है तो अभाज्य संख्या है कौन कौन सी? यहां पर कहानी तो यही है ना, कहानी तो यही है ना सर कि अभाज्य संख्या है कौन कौन सी? अभाज्य संख्या है कौन कौन सी? बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? तो सर अभाज्य संख्या हमारे पास में कौन कौन सी है? अगर अभाज्य संख्या की मैं बात करूं तो सर 1 को तो पहले ही मना कर दिया, 1 नहीं है। तो कौन सी? इसके बाद में सर 2 है। क्यों है सर? क्योंकि सर 2 जो है उसको काटने वाली संख्या एक होती है, एक खुद 2 होती है। इसके 2 ही गुणनखंड है। अरे अभाज्य संख्या वो होती है जिसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एक वो संख्या खुद और एक गणित का एक। सीधी सी बात है सर, यही है। इसका मतलब है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी मिल गई अपने पास में? 2 मिल गई। 2 के बाद में बात करें तो सर 3 है। 3 को 3 काट सकता है, 1 काट सकता है। 4 नहीं है सर। 4 क्यों नहीं है? क्योंकि सर 4 को जो है वो 2 भी काट सकता है, 4 को 1 भी काट सकता है, 4 को 4 भी काट सकता है। 3 गुणनखंड हो गए सर। ये नहीं होना चाहिए, गुणनखंड सिर्फ 2 ही होना चाहिए, एक संख्या गणित की 1 और दूसरी वो संख्या खुद, दूसरी वो संख्या खुद। तो सर
फिर बाद में फिर 5 हो जाएगा लाडले, फिर 7 हो जाएगा, फिर 11 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। तो ये सारी क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब जरा एक चीज नोट करिए कि सर इस प्राणी को छोड़ के बाकी सारी संख्या विषम संख्याएं हैं, बाकी सारी क्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो मेरे भाई जब बाकी सारी की सारी चीजें क्या है, विषम संख्याएं हैं, तो सीधी सी चीज है सर, ये एकलौती ऐसी संख्या होगी जो सम अभाज्य संख्या होगी। बिल्कुल इस लाइन को मैंने अलग से नोट किया है कि 2 जो है वो सबसे छोटी और एकलौती सम अभाज्य संख्या है। 2 जो है वो सबसे छोटी भी है और एकलौती सम अभाज्य संख्या, एकलौती इसके सिवा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है अभाज्य संख्या जो सम संख्या हो, ये एकलौती सम संख्या। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, दिमाग की तिजोरी में सेम रख ले, ऊपर भी हेडिंग लगाइए, दिमाग की तिजोरी में सेम रखने वाला खजाना है, ये इंपॉर्टेंट है, सुन ले। आगे चला था, उसके बाद में बात करें तो सर अगर एक जो अगर अभाज्य संख्या नहीं है तो क्या ये भाज्य नहीं? मेरे भाई एक जो है भाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि सर भाज्य संख्या के लिए क्या नियम है कि उसके खुद के अलावा भी उसके एक से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, वो सारी भाज्य संख्या होती है। सर 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें आता है सर इतना तो। चलो मेरे भाई इतनी चीज आती है। चलो थोड़ा और आगे बात करूं भाई, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी सम भाज्य संख्या बोल दी जाए तो वो होगी 4, और सबसे छोटी सम नहीं विषम अब विषम भाज्य संख्या बोल दी जाए तो वो कितनी होगी? 9। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या, माफ करना, सम भाज्य संख्या। तो सम भाज्य संख्या का मतलब क्या हो जाएगा? सम संख्या होनी चाहिए, भाज्य मतलब कि खुद के सिवा, एक के सिवा बाकी संख्या का भी भाग जाना चाहिए। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो सबसे छोटी संख्या 4 है, इसमें 1 का भी भाग जाता है, इसमें 4 का भी भाग जाएगा, इसमें 2 का भी भाग जाएगा। खुद के सिवा, एक के सिवा अन्य भी किसी संख्या का भाग जा रहा है, वो भाज्य संख्या है। समझ में आया? बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं तो इसके बाद में ये तो सम संख्या होगी, विषम संख्या कौन सी होगी? सर विषम संख्या है 9। विषम संख्या है 9, विषम संख्या है 9। 9 के सिवा पहले कोई सी भी ऐसी विषम संख्या नहीं है जो भाज्य संख्या हो। अब भाज्य मिल जाएगी? भाज्य नहीं मिलेगी। भाज्य एकलौती कौन सी है? 9 है, वो विषम वाली। तो सम पूछ ले तो 4 है, और विषम वाली पहली सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछ ले तो वो 9 होगी। ठीक है मेरे भाई। अब देख, अब चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ एमसीक्यूज लेके आया हूं इसी की चीजों पर, इसी पे ही आधारित तुम्हारे लिए कुछ एमसीक्यूज है। अब मटर के दानों तैयार हो जाओ, कमर कस लो, और मैं आपको जो बताने वाला हूं उस चीज को ध्यान से देखो, बड़े ही ध्यान से। सिंपल सी चीज है, बहुत आसान है देखना, बहुत आसान है देखना। किसी भी पूर्णांक m के लिए देखा जाए तो प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है। सम पूर्णांक, अरे सुनना इस बात को, और मेरे भाई इस बात को सुन ले कि सम पूर्णांक लिखा है, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? सम पूर्णांक मतलब सर सम होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, सम होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। चलो कोई भी अपने पास पूर्णांक m, अच्छा ये सम भी हो सकती है, विषम भी संख्या हो सकती है। सर पूर्णांक मतलब कोई सा भी हो सकती है ये संख्या, तो समय तो चाहिए सम पूर्णांक। सर सम संख्या कौन सी होती है? सर 2 का पहाड़े वाली सम संख्या होती है। यानी अगर किसी भी संख्या को मैंने 2 से गुणा कर दिया, सम संख्या हो जाएगी। अगर मैंने लिख दिया जैसे मान लो 5 लिख दिया, अब 5 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो क्या ये सम संख्या बन गई? सर बिल्कुल सम संख्या बन गई। अगर मान लो कोई सम संख्या होती तो, जैसे मान लो 6 लिख दिया, अगर इसको भी मैंने फिर से 2 से गुणा कर दिया तो क्या मेरे पास सम संख्या हो गई? बिल्कुल। यानी आपके पास में चाहे विषम पूर्णांक हो चाहे सम पूर्णांक हो, अगर आप इसे 2 से गुणा कर देते हो तो आपको हमेशा सम पूर्णांक मिलता है। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो हमारे पास में पूर्णांक क्या था? सर हमारे पास में पूर्णांक था m। बिल्कुल सर, m पूर्णांक था, और अगर मुझे इससे चाहिए सम पूर्णांक चाहिए तो सम पूर्णांक क्या होता है? सर इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, सम संख्या बन जाएगी। हमें सम संख्या बनाने मतलब है ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर है। समझ पाए हो? समझ पाए हो? बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर सच में डीपली हमें समझ में आ रहा है और बहुत जल्दी से भी समझ में आ रहा है, टेंशन ना लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े दोस्त, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आ जाइए दोस्त। तो आगे बढ़ा जाए तो अब मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अब अगर मैं यहां करूं तो किसी भी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक याद कीजिए। सर विषम क्या होता है? विषम सर सम के आगे वाली संख्या, सम के आगे वाली संख्या। अगर मान लो पूर्णांक मेरे पास में q है, तो अगर मैं इसे सम बनाऊं तो क्या बनाऊंगा? सर सम ये बनाइए तो सम संख्या है। जैसे मान लो 10 की बात करो तो 10 पर अगर मुझे विषम चाहिए तो क्या करना होगा? सर अल्टीमेट बात बताऊं, इसे आप जो है +1 एक कदम आगे बढ़ जाओ, आपको विषम संख्या मिल जाएगी।
10 का एक कदम आगे बढ़ गया तो क्या आ गया 11, 11 विषम संख्या मिल गई। यानी ये जो सम संख्या है ना, अगर आपको विषम संख्या चाहिए तो क्या करना है, इस सम संख्या से एक कदम आगे बढ़ जाओ, एक कदम आगे बढ़ जाओ, आपको विषम संख्या मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर। इतना इजी है देख लो, इतना इजी है देख लो मेरे भाई, इससे ज्यादा इजी और क्या ही हो सकता है दोस्त। एक और चीज मैं पूछता हूं, चलो आ जाओ। ये पूछ लिया तो मेरे भाई, अगर ये पूछ लिया मैंने तुम्हें तो आप क्या आंसर दोगे, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। अच्छा सेम क्वेश्चन आ गया क्या, माफ करिए, माफ करिए। अच्छा कॉपी हो गया था, ये मेरे दबाने से कॉपी हो गया, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने पहला ही प्रमेय, अपनी पहली ही चीज जिसमें हम लोग गुणनखंड गणना सीख रहे हैं। सुनना ध्यान से, क्या चीज है। अरे गणित का आधारभूत, ये आधारभूत, अरे भूत कौन सा है सर, भूत शमशान घाट वाला नहीं रे। प्रमेय कौन सा है सर, ये प्रमेय ये है कि किसी भी भाज्य संख्या को आप अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। यानी आप ऐसे टुकड़े कर सकते हैं भाज्य संख्याओं को कि हर एक टुकड़ा एक अभाज्य संख्या होगी। सर क्या कहना चाहते हो मेरे भाई, देख इधर देख, जैसे मान लो मैंने यहां पर 9 लिख दिया, क्या 9 भाज्य संख्या है? बिल्कुल सर। 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, 9 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है सर। अगर मैं इसे तोड़ना चाहूं तो सर इसे मैं तोड़ूंगा 3 गुणे 3 गुणे 1 में, बिल्कुल सर। क्या 3 अभाज्य है? बिल्कुल है। अभाज्य है? बिल्कुल है। अभाज्य है? बिल्कुल है। तो मैंने एक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के खंडों के रूप में लिख दिया है। बस ये प्रमेय यही कहती है, बस और कुछ नहीं कहता। और एग्जांपल सुन, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 18, इस 18 को क्या लिख सकता हूं सर, 18 को लिख सकते हैं 2 गुणा 9। क्या अभी इन सब में सारी अभाज्य संख्या आ गई? सर 2 तो अभाज्य संख्या है लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं। इसका नहीं, इसका मतलब ये है कि 9 को और तोड़ना पड़ेगा। 9 को और तोड़ दो, ये ले मेरे भाई, 9 को मैंने और तोड़ दिया 3 गुणे 1 में, बिल्कुल सर। क्या अब अरे एक पद एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल है। इसका मतलब यह है कि एक भाज्य संख्या को हमने एक अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। भाज्य संख्याओं को मैंने अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख दिया है। यह प्रमेय बस इतना ही कहती है। और भी देख लीजिए, और भी, इतना ही नहीं, अभी तो और सुनिए, अभी तो और सुनिए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहां पर 45, ठीक है, 45 लिख दूं, 40 लिख दूं क्या? चलो ठीक है 40 लिख देता हूं, चलो 40 लिख दिया। तो आप जरा कुछ सोचिए, 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 40 को और तो क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 10 लिख दो। क्या सारी अभाज्य संख्या? नहीं सर, अभाज्य संख्या नहीं है। तो एक काम करो, 4 को और तोड़ो सर, 4 को हम लोग लिख देते हैं 2 गुणे 2, और सर 10 क्या होता है? 10 होता है 2 गुणे 5, 10 होता है 2 गुणे 5, बराबर बात है सर, बहुत बराबर बात है। अब इस पद को जरा देखो, क्या हर एक संख्या अभाज्य संख्या? बिल्कुल है। आपको हर एक पद अभाज्य संख्या रखनी है, वहां तक तोड़ते जाओ जहां तक आपको अभाज्य संख्या ना मिले। तो मेरे भाई 40 को मैंने यहां तक तोड़ा है जहां पर मुझे अभाज्य संख्या मिल जाए। तो इस तरीके से मैंने अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिया। ये क्या थी सर? ये एक मेरे पास में क्या थी? ये मेरे पास में भाज्य संख्या थी। कौन सी थी सर? भाज्य संख्या थी। और सर कसम से इस चीज को मैंने अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिया। बल्ले बल्ले, इसको मैंने अभाज्य संख्या के रूप में लिख दिया। भाई समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। पेशेंस के साथ सुनते रहना, हर एक चीज समझ में आएगी, टेंशन ना ले, हर एक चीज समझ में आएगी। चलो अगर ये तुम्हें समझ में आ गया तो हम लोग पता करते हैं कि सर संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या होता है, बड़े ध्यान सुनना, बहुत शॉर्टकट में बताऊंगा। पढ़ रखा है आपने? क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो, वन शॉट लेक्चर है। वन शॉट लेक्चर के अंदर आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूं कंसेप्ट को, लेकिन बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल वाला ही करवाऊंगा, टेंशन ना लेना। आ जा दोस्त, तो एचसीएफ के बारे में जब आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होता है, तो मेरे भाई मेरे दोस्त एचसीएफ क्या है, अगर तुम्हारे पास में दो संख्या है तो दोनों संख्या के अभाज्य गुणनखंड में हाईएस्ट मल्टीपल ऐसा ढूंढिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। सर क्या बोल रहे हो, बिल्कुल समझ नहीं आया। बाउंस सर गई है सर, बिल्कुल बात अभी तेरे दिमाग में हिट होगी। देख देख मैंने लिख दिया, जैसे एग्जांपल तौर पे देखना, मैंने यहां लिखा है 18 और एक मैंने यहां लिख दिया 6। अच्छा 6 लिख दूं क्या? 6 क्या लिख दो, 24 लिख दो सर, एक काम करो 24 लिख दो, बहुत बढ़िया। अब मुझे जरा एक बात बता, मैं बोल रहा हूं 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ का मतलब क्या है सर? एचसीएफ का मतलब है हमारे पास में, सर एचसीएफ का मतलब है हमारे पास में कि इनके अभाज्य गुणनखंडों में से ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड करते हैं वो सब बड़ी से बड़ी संख्या हो। कैसे? सुनना, जैसे मान लो मैं 24 की बात करूं तो 24 को क्या लिख सकते हो, अगर हम लोग बहुत ज्यादा ब्रेक करें, इसे अभाज्य संख्या में ब्रेक करें तो 24 को हम लोग क्या लिखते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से प्यार से सुनिएगा, प्लीज प्यार से सुनिएगा। 24 को क्या लिख सकते हैं सर? 24 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 12। सर 12 को और तोड़ सकते हो क्या? 12 को लिख सकते हो सर 2 गुणा 6। सर 6 को और तोड़ सकते हो क्या? सर 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणा 3। सर 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार। अगर मैं 18 की बात करूं तो सर 18 क्या लिख सकते हो सर? इसे 3 गुणे 6 लिख सकते हो।
सर 6 अभाज्य संख्या नहीं होती, इसे और तोड़ो सर, 2 गुणे 3 लिख सकते हो। बिल्कुल सर। सर अब हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन आने वाली हाईएस्ट नंबर कौन सा है। सर कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में, कॉमन क्या क्या आ रहा है सर, कॉमन देखना है हमें कि कॉमन क्या क्या आ रहा है दोनों में, कॉमन कौन कौन सी संख्या है मेरे भाई, कॉमन कॉमन कौन सी संख्या है। सर देखा जाए 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 ले लीजिए, गुणा सर 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है सर। जरा ध्यान से सोचकर आराम से मुझे बताना कि क्या आपको और भी कोई चीज संख्या कॉमन दिख रही है। सर देखो 1 और 3 है मेरे भाई, 1 3 है, लेकिन यहां पर तो 1 और 3 नहीं है, नहीं है ना। इधर तो ये 3 हुआ, ये 3 का जोड़ा बन गया सर, इस दो का जोड़ा बन गया, और तो कोई कॉमन ही नहीं है सर, और कोई कॉमन नहीं है, यानी ये जो संख्या होगी इतनी ही संख्या हमारे लिए कॉमन आएगी। अच्छा इससे बनेगी क्या, हाईएस्ट संख्या इससे क्या बनेगी सर, 6 बनेगी। यानी ये 6 ऐसी संख्या होगी जो 18 और 24 दोनों को डिवाइड कर सके। इसका मतलब अगर मेरे पास में एक संख्या ए है और एक संख्या बी है, तो HCF वाली कौन सी संख्या होगी, HCF वाली वो संख्या होगी, HCF वाली वो संख्या होगी जो इस संख्या को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर दे और इस संख्या को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, वो ही इसकी HCF होगी, HCF होगी। समझ में आया मेरे भाई, बहुत इजी, बहुत आसान है। एक एग्जांपल से और बता दो सर, थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी हमें। एक एग्जांपल से ले मेरे भाई, एक एग्जांपल और सुनिए, एक एग्जांपल और सुनिए दोस्त। एग्जांपल जैसे मान लो मैंने बोला आपको, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे बोला, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, अगर मैंने 36 लिख दिया और क्या लिख दिया, और क्या लिख दिया, और क्या लिख दिया, और क्या लिख दिया, 48 लिख दिया, चलो 48 लिख दिया। मैं बोल रहा हूं आप मुझे इसका HCF बताओ, HCF यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो इन्हीं से बड़ी हो और इनमें से वो सबसे बड़ी हो संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे। भाई साहब यू देखिए, ऐसा देखिएगा भाई, मैं 36 को क्या तोड़ सकता हूं सर, 36 को आप 6 गुणे 6 लिख सकते हो सर, इस 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हो, इसे 2 गुणे 3 लिख सकते हो सर, आप इसे लिख सकते हो 2 गुणे 3 और आगे वाले 6 को लिख सकते हो 2 गुणे 3। सर इस 48 को देखो, 48 को क्या लिख सकते हो सर, 48 को लिख सकते हो 6 गुणे 8, 6 8 48। सर इस 6 को आप लिख सकते हो, इस 6 को आप लिख सकते हो 3 गुणा 2। सर इस 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 2 और 2, भाई 4 दुनिया 8 हो जाएगा बिल्कुल। अब सर दोनों में कॉमन है, उठा लो सर, उसको उठा लो, किडनैप कर लो सर, एक तो इसको किडनैप कर लो, जो कॉमन है ना, कॉमन जो कॉमन है उसको किडनैप कर लो सर, इसको उठा लिया, एक तो 2 आ गया सर। सर देखो तो एक और 2 आ जाएगा, देखो ये वाला एक 2 और आ गया, एक 2 और आ गया, बहुत बढ़िया सर। फिर देखो तो सर एक 3 ये आ गया, ये 3 आ गया सर, 3 आ गया सर, 3 उठा लो, ये 3 उठा लिया मेरे भाई। और कोई कॉमन है नहीं सर, और कुछ भी चीज कॉमन नहीं है दोनों, बाकी बची हुई संख्या में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है मेरे भाई तो बस इसको गुणा कर दो, वैल्यू क्या आ गई 12, ये 12 क्या होगी सर, 12 इनका HCF होगी। यानी इस 36 और 48 को इन दोनों के गुणनखंड में मिलने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो दोनों को डिवाइड कर दे, सबसे बड़ी संख्या वो 12 है सर, 12 तिया 36, इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर दिया, और 12 चौक 48 इसको भी पूरी तरह से डिवाइड कर दिया। समझ में आया मेरे भाई, इससे ज्यादा इजी, आसान, जल्दी, शॉर्ट में नहीं समझ सकते इसको। समझ में आया है तुम्हें, बहुत बढ़िया तरीके से, प्यारे तरीके से। आजा दोस्त थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से एलसीएम क्या होता है मेरे भाई, अगर एलसीएम की बात करूं, जैसे मैंने मान लिया कि मैंने एक तो 8 ले लिया और एक कौन सा ले लेता हूं, कौन सा ले ले, कौन सी संख्या ले ले, तो एक काम करते हैं, एक 12 ले लेता हूं। एक बार के लिए सुनना कि भाई ऐसी संख्या जो इन दोनों का एलसीएम हो। अच्छा एलसीएम क्या होती है, एलसीएम होती है ऐसी संख्या जिनको ये दोनों डिवाइड कर दे। अरे एचसीएफ क्या थी, मेरे पास दो संख्या थी ए और बी, एक संख्या एचसीएफ है। एचसीएफ वो होती है जो इनको डिवाइड कर दे, लेकिन अगर यही दो संख्या है तो एलसीएम क्या होगी, एलसीएम वो संख्या होगी जिसको ये संख्या खुद डिवाइड कर दे। उल्टा गेम नहीं दिख रहा, एचसीएफ तो खुद डिवाइड कर रहा है संख्या को, और एलसीएम को ये संख्या खुद डिवाइड कर रही है, संख्या जो है वो एलसीएम को डिवाइड कर रही है। यही तो मतलब हुआ, सीधी सी बात है ये। अब हमने करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, इसको पकड़ो, ये बन जाएगा हमारे लिए 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 को पकड़ लिया जाए तो 12 बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। सर छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोग कर सकते हैं। आगे बढ़िए, देखो जजमान जरा इधर देखिएगा, बड़े ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान होना चाहिए सभी का, मेरे मटर के दानों सभी का बहुत ध्यान पे होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में डेफिनेटली आता है यहाँ से क्वेश्चन। सुनना, देख कैसे करना है सर, कुछ नहीं करना, हमें एलसीएम जब हमें निकालना हो ना, तो इनकी सबसे बड़ी संख्या है, सारी बड़ी संख्या ले लीजिए, वही एलसीएम बन जाएगा।
ठीक है, कैसे होगा बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। सर देखा जाए तो इधर और इधर सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है सर? 3 है। सर यहां देखा जाए तो यहां 3 नहीं है लेकिन यहां 3 है, तो सर संख्या ऐसी होनी चाहिए ना जो 3 को काट सके, तो 3 तो ले लीजिए। ठीक है, हमें दोनों में आने वाली संख्या का हाईएस्ट मल्टीपल है ना, हाईएस्ट मल्टीपल। सर यहां 2 की घात 2 ही है, यहां 2 की घात 3 है, तो सर आप एक काम करिए यहां पर 2 की घात 3 ले लीजिए। अब कैसे लिया? कई लोगों को दिक्कत आ रही है, दिक्कत आई ना, रुक जा रुक जा, इधर देख इधर देख इधर देख मेरे भाई। क्या इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, ये 2 की घात 3 है, बिल्कुल। इसको ऐसे लिख सकता हूं सर, ये 2 की घात 2 गुणा 3 है, बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल मेरे भाई। मेरे दोस्त बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या करना है, जो भी संख्याएं तुम्हें दिखी है उसकी सबसे मैक्सिमम पावर लिखनी है। सर 2 की घात 2 ये 2 की घात 3 है, मैक्सिमम कौन सा है? तो 2 की घात 3, ये ले ले मेरे भाई। सर देखा जाए 3 की घात 1 है, यहां 3 की घात 0 है, 3 की घात 0 है, और यहां 3 की घात 1 है। सर 3 की घात सबसे बड़ी वाली कौन सी है? 1 वाली। सर ये ले लीजिए, क्या आ जाएगा सर? 8 गुणे 3, 8 गुणे 3 यानी 8 या 24, यानी 24 वो संख्या होगी छोटी से छोटी, 24 छोटी से छोटी वो संख्या होगी जिसको ये 8 भी डिवाइड कर सकता है, 8 या 24, और 12 दूना 24 ये भी डिवाइड कर देगा। तो मैं अगर तुम्हें ये बोलना चाहूं शॉर्टकट के अंदर, तो मेरे भाई अगर तुम्हारे पास में ए और बी दो संख्याएं हैं, अगर तुम्हारे पास में ए और बी दो संख्याएं हैं, तो एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वो होगा जो इन संख्या को डिवाइड कर दे, और एलसीएम वो होगा जिसको ये संख्याएं खुद डिवाइड कर दे, जिसको ये संख्याएं खुद डिवाइड कर दे मेरे भाई। क्या समझ में आई बात? इतना शॉर्टकट है, इतना शॉर्ट है, इतना शॉर्ट ट्रिक है, ये इतनी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और समझ में आएगा। और वैसे तुमने पढ़ा तो है, रिवीजन वाली क्लास है ये, ठीक है मेरे भाई। आजा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सुन, ध्यान से सुन, बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुन। जैसे मान लो मैंने तुम्हें ये कहा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया लेवल का, शानदार लेवल का क्वेश्चन है, देखना, बहुत बढ़िया लेवल और शानदार लेवल का क्वेश्चन है, देखना। यदि दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, अगर दो धनात्मक पूर्णांक है ए और बी, अच्छा ए कौन सा है सर? ए मेरे पास में संख्या किस रूप में है? एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के रूप में है। और सर बी जो संख्या है वो किस रूप में है? सर वो एक्स वाई क्यूब के रूप में है। और मैंने बोला कि आपको एक्स और वाई का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ एक्स और वाई के रूप में एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है सर? वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, जो दोनों को ही डिवाइड कर दे, वो छोटी से छोटी संख्या जो दोनों को ही डिवाइड कर दे। अब जरा ध्यान से सुनो, क्या एक्स वाई इसको डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल। क्या एक्स वाई स्क्वायर इसको डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्या एक्स वाई स्क्वायर इसको डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल। क्या एक्स वाई इसको डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल। यानी एक्स वाई जो है ये भी इसको डिवाइड कर देगा, ये भी इसको डिवाइड कर, लेकिन हमें लेना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड कर दे लेकिन इन दोनों से बनी हुई होनी चाहिए और इनसे छोटी रहे। समझ पा रहे हो? गुणनफल से छोटी हो। कैसे? मैं समझाता हूं बड़े ध्यान से, बहुत ज्यादा डिटेल समझाता हूं सर। ये तो काम की बात नहीं थी, अब ऐसे काम की बात। देख मेरे भाई, इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसे लिख सकते हैं 3 बार एक्स मल्टीप्लाई में कर दो गुणा, सर वाई स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा? वाई गुणे वाई। ओके, यहां देखा जाए तो सर ये एक्स है गुणा ये वाई गुणे वाई है। बहुत बढ़िया, शानदार सर, बहुत बढ़िया है, शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी यहां नहीं है सर। आगे बढ़िए सर, यहां देखा जाए तो सर सीधी सी बात है, जरा ध्यान से देखो कि ये दोनों के अंदर अगर हम लोग देखें, इन दोनों के अंदर अगर हम लोग देखें, इन दोनों के अंदर हम लोग देखें, अगर इन दोनों के अंदर हम लोग देखें तो सर एक्स गुणे एक्स, वाई गुणे वाई, एक्स गुणे वाई, इन दोनों में हमें क्या रहना है? एचसीएफ रहना है। सर आपने बताया था एचसीएफ ऐसी संख्या होती है जो दोनों को काट सके, जो दोनों को काट सके, सीधी सी बात है ना, जो दोनों को काट सके। बनाएंगे इसी में से, टेंशन ना लो, इसी में से हम लोग बनाएंगे, टेंशन ना लेना, बड़ी ध्यान से सुनना। सर सीधी सी बात है कि सर देखो यहाँ एक एक्स है, यहाँ एक एक्स है, दोनों में कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, तो ये एक्स ले लीजिए। सर देखिए यहां पर एक वाई है, यहां पर एक वाई है, सर एक वाई भी ले लीजिए। सर यहां पर भी वाई है, यहां पर भी, यहां पर वाई है, ये रहा वाई, सर एक और वाई ले लीजिए। सर देखो यहां और एक्स है लेकिन यहां एक्स नहीं है, यहां एक्स है एक्स नहीं है, इसका मतलब अब तो कोई कॉमन ही नहीं है, अब तो कोई कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो यहां से क्या बन रहा होगा? सर यहां से बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, यहां से क्या बन जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर। इस तरीके से देखना है प्रश्न को, इस तरीके से करना है। अगर आपने एक्स वाई कर लिया, बाकायद मानते हैं कि एक्स वाई जो है इसको भी डिवाइड कर देगा, ये एक्स वाई इसको भी डिवाइड कर देगा, मानते हैं।
अच्छी बात है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन जो है ना वो सारे लेने हैं, कॉमन वर्ड आया ना कॉमन, तभी तो मैंने बार बार कॉमन लिख के बताया, कॉमन जो वर्ड आया वो सारे सारे अपने लेने हैं। अगर एक्स क्यूब वाई क्यूब की बात करें तो मेरे भाई मेरे दोस्त एक्स क्यूब ये रहा, वाई क्यूब आप इसमें डिवाइड करना, अरे ये एक्स क्यूब वाई स्क्वायर दिया है, इसको क्या आप किसको क्या आप एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड कर सकते हो क्या? सर ये तो चलो मानते हैं, ठीक है, अरे वाई की घात 2 है, यहां वाई की घात 3 है, कैसे भाग चल जाएगा? नहीं हो जाएगा सर, ये भाग नहीं दे सकता, ये भाग इस संख्या को नहीं दे सकता। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको डिवाइड कर देगा? चलो कर देगा सर, लेकिन यही एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर है, यहां पर बेचारा केवल एक्स है। अरे इस संख्या की बात करूं तो ये एक्स वाई क्यूब लिखा है अपॉन, अगर ये संख्या अगर हम लोगों ने एचसीएफ मान ली तो ये संख्या ऐसी होनी चाहिए जो इसको डिवाइड कर सके। सर चलो y की पावर 2 y की पावर 3 को डिवाइड कर देगा, अच्छी बात है, लेकिन ये x की घात 2 x की घात 1 से डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ एक ही घात है, यहाँ 2 घात है, नीचे बड़ी आगे नहीं होगा सर, कतई नहीं होगा। समझ पाए हो? इस तरीके से ये आंसर होगा, इस तरीके से ये आंसर होगा मेरे भाई मेरे दोस्त, समझ पाए हो? बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं क्या? क्या एक और क्वेश्चन मैं आपको और करवा दूं? एक और क्वेश्चन और करवा दूं मैं आपको? चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं, मजा आएगा देखना उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में मजा आएगा। ये है आपके बोर्ड एग्जाम का लेवल, ये बोर्ड एग्जाम का लेवल है। अभी मैं पीवाईक्यू करवाऊंगा इसके, चलो मैं पीवाईक्यू बता देता हूं, मैं पीवाईक्यू बताता हूं, इसी कंसेप्ट पे जो अभी तक हम लोगों ने कंसेप्ट लिया ना, इसी कंसेप्ट पे पीवाईक्यू बताता हूं, देख लो, ये रहा पीवाईक्यू, देखो ये रहा पीवाईक्यू, आरबीएससी 2022, आरबीएससी 2022, आरबीएससी 2022 की बात कर रहा हूं, आरबीएससी 2022 की बात कर रहा हूं कि निम्न में से ए परिमेय संख्या बताइए, तो निम्न में से ए परिमेय संख्या क्या होगी? निम्न में से ए परिमेय संख्या हो जाएगी हमारे पास 2, 2.23, 2.4, 2.5 और 2.23 और 2.23। सर ए परिमेय संख्या जिसे पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो ए परिमेय संख्या होती है। देख लो आरबीएससी 2022 का क्वेश्चन है, आपके 2022 के अंदर आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, देख लो जो मैंने कंसेप्ट बताया ना उसी के बेस पे है। आप बोल रहे थे सर शुरू में ये क्यों समझा रहे? मेरे भाई क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने समझाया, ये देख ले क्वेश्चन, इधर देख, ए परिमेय संख्या रही, ए परिमेय संख्या कौन सी है? सर इसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं हम लोग, ये ए परिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। कौन सी है सर? ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी है? परिमेय संख्या है सर। इसको देखा जाए तो सर इसे 2 3 2 4 2 5 2 6, सर कोई पैटर्न ही फिक्स नहीं है, कितने 9 लगाए कैसे 9 लगाए नहीं पता सर, हम लोग नहीं लगा सकते इसके अंदर। सर यहां देखा जाए तो ऊपर रेखा बंधनी है, यानी 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 आ रहे, ये अशांत पुनरावर्ती संख्या है। और सर आपने अभी बताया था, आपने अभी बताया था कि सर अशांत पुनरावर्ती संख्या जो है वो क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, यानी ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है ना सर। ये तो वैसे भी परिमेय संख्या है, कैसे? दो अगर पॉइंट हटा दो तो नीचे 100 लग जाएगा सर, ये भी परिमेय संख्या है। तो बची कौन सी? हमें तो ए परिमेय बतानी है सर, ए परिमेय कौन सी हो जाएगी? ये वाली संख्या अपना फाइनल आंसर है सर, क्योंकि ये संख्या ए परिमेय होगी अपनी, ये संख्या क्या हो जाएगी? ए परिमेय हो जाएगी। भाई बात समझ में आई? देख ले इस पर भी एक क्वेश्चन और है, टेंशन ना ले, मैंने जो चीजें मैंने अभी तक बताई है ना सारे उस पर एमसीक्यू लेके आया हूं तुम्हारे लिए, एमसीक्यू। ये देख ले 2023 के पेपर में पूछा गया एचसीएफ से क्वेश्चन, 2023 के अंदर पूछा गया एफसीएस से क्वेश्चन, देख लो कैसे क्या चीज है। कुछ नहीं करना मेरे भाई, तुम्हें 95 के टुकड़े करने हैं, तुम्हें 152 के टुकड़े करने हैं बस। अच्छा कई लोग बोलेंगे सर टुकड़े करने नहीं आते, देख मेरे भाई बड़ा आसान है, 95 इधर लिख और ऐसे कर, सोच छोटी से छोटी कौन सी संख्या जो इसको डिवाइड कर सके? सर एक सबको करता कोई मतलब नहीं, अभाज्य संख्या ढूंढनी है। सर 2 की बात करें नहीं करेगा, 3 की बात करें नहीं करेगा, उसके बाद में अभाज्य संख्या 5 होती है, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करना, बस जो चीज है वो डिवाइड करो डायरेक्ट, खत्म। सर 19 को कौन डिवाइड कर सकता है? सर 19 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, अभाज्य संख्या होती है 19 डायरेक्ट डिवाइड करेगा, ये 19 डिवाइड कर दिया बटे 1 आ गया। इसका मतलब सर इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 19, इसे 5 गुणे 19 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे भाई। अब अगला काम क्या है? सर अगला काम है 152 का। सर सेम वही काम करना है क्या? हाँ मेरे भाई, अगर गुणन करनी आता है ना तो ऐसा कर लिया करो, साइड में खोपचे में ले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 का दे सकते हैं सर, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे सर? 2 7 14 बच गया 1 12, 6 दूनी 12। सर फिर से 2 बार डिवाइड गया सर, 2 तिया 6 बच गया 1 16 8। सर 2 19 बार, सर अब 19 का तो 19 में दीजिए 1 आ जाएगा। सर इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 19,
अरे अब HCF का मैंने बताया था कॉमन। HCF का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सर कॉमन वाली सारी गुणनकर लिख दीजिए, कॉमन वाले सारे गुणनकर लिख दीजिए। तो सर HCF जो है वो इनका क्या हो जाएगा सर, कॉमन क्या क्या है देखा जाए तो सर 19 यहां आ रहा है, 19 यहां आ रहा है, एक तो कॉमन 19 मिल गया सर, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब केवल 19 ही है। इसका मतलब ये 19 से क्या बन गया इसका HCF, 19 से क्या बन गया इसका HCF। 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है मेरे भाई मेरे दोस्त। और अब आप बोलोगे कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन कराया, वो वाला कि ये एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये कहां काम आएगा मेरे भाई, देख ले 2024 के पेपर के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 2023 के पेपर के अंदर पूछा गया, सेम उसी पैटर्न पर है, सेम उसी पैटर्न पे है। उसमें हम लोगों ने HCF निकाला था, यहां हम लोग LCM निकाल रहे हैं। यहां क्या निकाल रहे हैं हम लोग, LCM निकाल रहे हैं मेरे भाई, LCM निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। यहां देखा जाए तो सर, यहां देखे तो हमारे पास में x क्या है सर, x है 2 की घात 3 दे रखा है, गुणा 3 की घात 2 दे दिया। सर अगर y की बात करूं तो y दे रखा है मेरे पास में 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। अब हमें निकालना है LCM। सर LCM के लिए आपने क्या बताया था सर, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है हमें बड़ी घात जो वो लेनी है, लेकिन वो तो कॉमन लेते हैं, HCF में लेते हैं, लेकिन LCM में क्या बताया था, अटक गया ना, मेरे को पता तुम घूम जाओगे। अरे कुछ नहीं करना मेरे भाई, LCM के अंदर तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा सा देखो कि दोनों के अंदर क्या आ रहा है सर, 3 की घात 2 आ रही है, 3 की घात 2 आ रही है, दोनों में सेम है, बिल्कुल है सेम है सर, ये उठा लो। सर यहां तो 2 की घात 3 है, यहां 2 की घात 2 है, तो क्या लेना है सर, बड़ी वाली घात लेनी है हमें, बड़ी वाली घात लेनी है, बड़ी वाली घात। तो सर बड़ी वाली घात कौन सी है, 2 की घात क्यूब, बस ये इनका एलसीएम हो जाएगा। इतना इजी है, इतना इजी, इतना आसान है मेरे भाई, क्योंकि ये वो संख्या होगी जिसको ये संख्या भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगी और ये संख्या भी पूरी तरह से डिवाइड कर देगी। इसे समझ में आया था, याद है ना कि अगर हमारे पास में दो संख्या है तो एलसीएम वो होगी संख्या, एलसीएम संख्या वो होगी जिसको ये भी डिवाइड कर दे, ये भी डिवाइड कर दे, ये वाली संख्या से भी इसमें भाग दिया जा सकता है और इस वाली संख्या से भी इसमें भाग दिया जा सकता है। यही तो एलसीएम है सर, बिल्कुल यही एलसीएम है। कि अगर मान लो आपके पास में एक संख्या a है और एक संख्या b है, दो संख्या है मेरे पास में, एक संख्या एक है, एक संख्या b है, बड़े ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। एक संख्या एक है, एक संख्या b है। अगर मान लो मैं ये बोलूं कि दोनों का HCF मेरे पास में है और LCM मेरे पास में है, तो बेटा मेरे भाई मेरे दोस्त, बहुत शानदार चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर HCF और LCM का आपने गुणनफल कर दिया तो जो संख्या गुणन करने से आएगी वही मान आपको इन संख्याओं के गुणा करने से भी प्राप्त होगा। इसका मतलब संख्याओं का गुणनफल जो है वो बराबर होता है उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। सब बात तो समझ में आई, लेकिन थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी है, थोड़ा बाउंसर भी गया, थोड़ा सा ठीक से बताओ। ले मेरे भाई थोड़ा सा मैं ठीक से बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, इसके बाद एक इंफॉर्मेशन आपको, ठीक है ना। चलिए तो मेरे भाई एक एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूं, बहुत ही ज्यादा प्यार से, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे हमदम, बड़े ध्यान से सुनना कि अगर एक बी की बात करें, एलसीएम और एचसीएफ की अगर बात की जाए तो देख मेरे भाई, अगर मान लो मैंने संख्या ले ली, यहां पर एक 25 ले ली, ओके, और एक संख्या मैं अपनी मर्जी से संख्या ले रहा हूं, ठीक है, अपनी मर्जी से मैंने संख्या ले ली, एक संख्या मैंने मान ली जैसे 10 मान ली, ठीक है ना, बहुत इजी ले लेते हैं सो दैट आपको समझ में आए, ठीक है। अब मुझे एक बात दो, इन संख्याओं का गुणनफल कितना है, इन संख्याओं का गुणनफल कितना मिलेगा सर, इन संख्याओं का गुणनफल जो है हमारे पास में आ जाएगा 250, कोई दिक्कत नहीं है सर, 250 हो जाएगा, ओके। सर अगर मेरे पास में संख्या 25 है, 10 है, इनका अगर मैं HCF निकालू, HCF कितना होगा सर, HCF निकालने के लिए इन संख्याओं को मुझे तोड़ना पड़ेगा। कैसे सर, 25 को तोड़ूंगा मैं 5 गुणे 5 में, तोड़ दिया सर, बहुत बढ़िया। सर 10 को मैं तोड़ूंगा 2 गुणे 5 में, तोड़ दिया सर, बहुत बढ़िया। दोनों में कॉमन क्या है सर, दोनों में 5 कॉमन है, तो सर HCF मेरे पास में इसका 5 आ जाएगा। खत्म कहानी, खत्म सर, कोई दिक्कत नहीं है। LCF की बात करूं तो, LCM की बात करूं तो लाडले LCM क्या होता है सर, LCM होता है कि वे संख्या जिसको ये दोनों संख्या डिवाइड कर सकते। कैसे निकलता है सर, हाईएस्ट पावर ले लीजिए सबकी। सर यहां देखा जाए 5 की घात कितनी है, 2 है सर, 5 की घात 2 तो आएगा। हाईएस्ट पावर लेनी है, मैक्सिमम पावर। सर यहां 2 नहीं है, लेकिन यहां 2 की घात 1 है, इसका मतलब 2 आएगा आएगा। सर ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ये 50 इनका LCM हो जाएगा। सर अगर मैंने देखा तो, अगर मैंने यहां ये चीज देखू, जब दोनों संख्याओं को गुणा किया तो मेरे पास 250 आ रहा है। अगर मैंने इन्हीं दोनों संख्याओं के HCF गुणा LCM कर दूं तो क्या आएगा,
तो सर HCF आया था मेरे पास में 5, एलसीएम मेरे पास में आया था 50, इनको अगर मैं गुणा कर दूं तो भी 250 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि सर ये दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना ये बराबर है सर एलसीएम और एचसीएफ के, एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है मेरे भाई। समझ में आया दोस्त, समझ में आया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछते हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत शानदार है। देखना एक बार वो क्वेश्चन तुम करोगे ना तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई तुम्हारा, दिल गार्डन गार्डन। ये देख, ये ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें करना होगा, समझना होगा ध्यान से। संख्याएं क्या है सर, संख्याएं मेरे पास में ये दे रखी है और इनका एचसीएफ इतना है, एचसीएफ 9 है। तो हमारे पास में जो दिया है वो देखिए, हमारे पास में जो दिया गया है वो लिखिएगा। तो दिया क्या है हमारे पास में, दिया है सर हमारे पास में एचसीएफ दिया है संख्याओं के। पहले तो संख्याएं देख लेते हैं, संख्याएं कौन कौन सी है सर हमारे पास में, संख्याएं क्या क्या दे रखी है सर, संख्याएं हमारे पास में है, एक तो 306 है सर, पक्का यही है, हाँ मेरे भाई यही है। तो 306 है और सर 657 है, बहुत बढ़िया। सर एचसीएफ देखा जाए तो इतना कितना आ रहा है सर, 9 आ रहा है। और अगर मैं इनका एलसीएम देख लूं तो वो कितना होगा सर, वो तो मुझे ज्ञात करना है। लेकिन सर मुझे पता है, हम सब लोग जानते हैं सर, मोदी जी हमें कहकर गए हैं कि हम जानते हैं, मोदी जी ने ये कहा है कि मेरे भाइयों बहनों आप सभी के लिए ये चीज है कि अगर दो संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल हमेशा एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है सर, एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। तो सीधी सी बात है सर कि दोनों संख्याएं कौन सी है सर, एक तो है 306 गुणा 657, ठीक है। एचसीएफ कितना है, 9 है, एलसीएम कितना है ज्ञात करना है। सर देखो जो चीज ज्ञात करनी है उसको रहने दो, बाकी सबको इधर भेज दो। सर ये 9 इधर गुणा में अच्छा नहीं लग रहा, शुगला लग रहा है, इधर भेज दो। तो मैं क्या करूंगा, ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया, गुणा ये 657 कर दिया, बटे 9 कर दूंगा। मेरी बात समझ में आई दोस्त, इतना इजी, इतना आसान और इतना इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना। अब बस काटा पीटा कर लो और कुछ नहीं करना, काट पीट करना, छोटी छोटी चीजें काट पीट करनी, वो बहुत ज्यादा छोटी चीजें काम करनी है, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं सर, देखो 9 7 63 हो जाएगा, एक तो हो गया 9 7 63 बच गए, 2 7 9 3 27 73 हो गया। यानी अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस 306 को जो है मल्टीप्लाई करना है किससे, 73 से मल्टीप्लाई करना, बड़ा इजी, बहुत आसान रहेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक गुणा करने की चीज बताता हूँ आपको, बहुत ज्यादा इजी आसान रहेगा। इस 306 को क्या लिख सकते हो सर, इसे मैं लिख सकता हूँ 300 प्लस 6 लिख सकता हूं ना, और 73 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक बार क्या करूंगा, मैं इस 300 को 73 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो पहले 3 को 73 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास में इतना। अब डबल जीरो लास्ट में लगा दो, डबल जीरो लगा दिया, प्लस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 18 और 6 यानी 438 सही लिखा है बिल्कुल सर, 438 बिल्कुल सही लिखा है। कैलकुलेशन देख लेना भाई, ये 78 लिख दिया, 18 8 आ गया, और ये 9 7 7 संग 42 42 और 1 43 438 हो गया सर। यहाँ देखा जाए तो ये बन गया सर 9 और 7 या 21, 7 या 21 है, आपने गलत लिख दिया, तभी तो सर जल्दबाजी में आपने गलत लिख दिया, गलत कर दिया, ये 7 या 21, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, शानदार। अब बस इनको ऐड कर दो, ऐड करने में कुछ नहीं करना सर, 8 आ गया, 3 आ गया, 9 4 13 का 3 आ गया, 1 बन गया, 2 बन गया, और ये 2 बन गया, ये आ जाएगा मेरे भाई 22 33 8। मेरे भाई समझना प्लीज, आराम से समझना, सुनना कि क्या चीज है क्या चीज नहीं है, आराम से सुनो ध्यान से, समझ में आया ना मेरे भाई। बड़ा इजी, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, आराम से आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो अब थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने का सिर्फ मेरा एक मोटो था कि मैं आपको ये कंसेप्ट बता सकूं, कौन सा, अरे कहां गया, ये वाला, कि सर दो संख्याओं गुणनफल हमेशा उनके एचसीएफ गुणा एलसीएम होगा। आपसे डेफिनेटली दो संख्याएं दे रखी होगी, उनका एचसीएफ दे देगा, एलसीएम पूछ लेगा, या एलसीएम दे देगा, एचसीएफ पूछ लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बोल देगा भाई दो संख्याओं में से एक संख्या तो ये है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, दूसरी वाली ज्ञात करिए। भाई ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट बार बार एग्जाम में आता है, बार बार आता है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना इस कंसेप्ट को, बहुत ज्यादा ध्यान से। चलिए थोड़ा सा चीजों को और आगे ले चलूं मैं। अब मैंने जो एचसीएफ एलसीएम और संख्या के बारे में जो भी बातें की है उस पर थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, फिर चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ। आ जाओ दोस्त। अब देखो एक ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, देख रहा मजा आ जाएगा भाई। आपको है ना सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिससे 70 और 125 को अगर विभाजित कर दिया जाए तो हमें शेषफल 5 और 8 बचे। भाई शेषफल 5 और 8 बचाने हैं। मेरे को एक बात बताओ, बहुत ज्यादा सिंपल चीज, एक बात बताओ,
मैं बोल रहा हूं 27 को कौन सी संख्या से डिवाइड करूं कि शेषफल मुझे 2 मिल जाए, शेषफल मुझे 2 मिल जाए। अरे शेषफल 2 तभी मिलेंगे ना जब वो संख्या इस 2 को डिवाइड नहीं करती होगी। यानी इस बात का मतलब है कि 27 में से अगर 2 को माइनस कर दूं तो मेरे को वो संख्या मिल जाएगी जो इसे पूरी तरह से डिवाइड कर दे। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? सुनना, अगर इस शेषफल जो ये 2 बचा हुआ है इसको इसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 25, मेरे पास आ जाएगा 25, मेरे पास आ जाएगा 25। तो 25 को डिवाइड, पूरी तरीके से डिवाइड करने वाली कौन कौन सी संख्या है सर? एक तो 25 होती है खुद, और एक 5 होती है। 5 को अगर 5 का भाग में इसमें दूं 27 में, अगर 5 का भाग में 27 में दूं तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी सर, कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी सर, शेषफल 2 बच जाएगा। तो सर आप इससे क्या समझाना चाहते हो? हम आपकी बात समझ नहीं पाए मेरे भाई मेरे दोस्त, अब आप समझ जाओगे, एक ही झटके में समझोगे। ऐसे देखना, मैं ये बोलना चाहता हूं मेरे भाई कि जो शेषफल हमें बचाना है, क्यों ना उन शेषफल को ही इन संख्याओं से माइनस कर देते हैं और फिर एचसीएफ निकाल लेते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, यानी बड़ी से बड़ा कॉमन कौन सा है वही चीज पूछी है, एचसीएफ पूछा है सामने वाले ने। तो मैं काम करता हूं 70 में से इसका शेषफल जो है वो माइनस कर देता हूं, संख्या मिल जाएगी मेरे पास में 65, और 125 में से वो संख्या माइनस कर दिया जो इसका शेषफल है, शेषफल माइनस कर दिया तो मेरे पास मिल गया 117। अब इन दो संख्याओं का क्या लेना है मुझे? एचसीएफ लेना है। कैसे लेते हैं सर? 63 को पकड़ो और इस तरीके से तोड़ो सर। 63 को तोड़ देंगे, क्या तोड़ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? माफ करना, 63 नहीं 65 होगा, और 70 माइनस 5 करना ना, 70 माइनस 5 65 करना। माफ करिएगा, जल्दबाजी के अंदर हो गया। चलिए, मेरे दिमाग में रहा कि भाई मैं जो है वो 7 माइनस कर रहा हूं। चलिए, तो 65 को पकड़ लेते हैं सर। 65 है, 65 आपने यहां गलती कर दी थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, इंसानों से गलती हो जाती है। अरे मिट जाओ ओए, मिट जाओ ओए, मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा मिट जा। यह आ गया 65, ठीक है। अब मैं अगर इसको डिवाइड करूं, सबसे पहले 5 से करोगे सर, एक बार गया 13 आ गया, फिर 13 किया 1 आ गया। इसका मतलब सर इसको तोड़ सकते हो आप, क्या 5 गुणे 13 तोड़ सकते हो। इसको तोड़ो सर 117 को। सर सीधी सी बात है कि 117 को तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं सर? 117 तोड़े तो 3 से डिवाइड कर सकते हो सर आराम से। सर एक तो 3 बार गया, 2 7 9 बन जाएगा, फिर से 3 बार गया सर, 1 3 आ जाएगा, फिर से 13 बार गया 1 मिल गया। तो सर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा सर 3 गुणे 13। बहुत बढ़िया। सर आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन लेना सबसे ज्यादा। सर बड़ा से बड़ा कॉमन क्या है? बड़ा से ज्यादा कॉमन क्या है सर? एक तो देखो ज्यादा कॉमन देखा जाए, ज्यादा कॉमन देखा जाए तो ये 13 और 13 ये कॉमन है सर, वो तो कोई कॉमन ही नहीं है। इसका मतलब एचसीएफ क्या है? एचसीएफ हमारे पास में 13, यानी 13 ऐसी संख्या होगी जो इसको पूरी डिवाइड कर देगी, इसको पूरी डिवाइड कर देगी। लेकिन ओरिजिनल संख्या क्या है? ओरिजिनल तो सर 70 और 125 है सर। 13 वो संख्या होगी जब आप 70 से डिवाइड करोगे शेषफल 5 मिल जाएगा। करके देख लो भले। सर 13 का भाग जब आप 70 में दोगे तो सर 5 बार गया, 65 आया है, बच गए 5, शेषफल 5 मिल रहा है सर। इसी 13 वो संख्या होगी जब आप 125 को जब आप 13 से डिवाइड करोगे तो देखो 13 नम 117, बच गए कितना 8, शेषफल 8 मिल गया। यानी ये 13 वो संख्या होगी जो संख्या इन दोनों संख्याओं को जब डिवाइड करेगी तो शेषफल के रूप में 5 और 8 क्रम से छोड़ेगी। सही है मेरे भाई? तो आंसर कौन सा होगा? 13। इतना भयंकर लेवल का क्वेश्चन था, लॉजिक समझना था आपको, लॉजिक बहुत बढ़िया शानदार तरीके से समझ में आया दोस्त? बिल्कुल ना। चलिए अब मैं यहां आपको एक चीज और बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत छोटी चीज है, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ए परिमेय संख्या है, ध्यान से सुनिए, ए परिमेय संख्या, अगर आप ए परिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्या, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ आपके पास में ए परिमेय संख्या है, एक तरफ आपके पास में परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? इसको नीचे ले आता हूं और इसको भी एक बार नीचे ले आता हूं, ठीक है। अगर आप ए परिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो या घटा दो, रिजल्ट आपको हमेशा क्या मिलेगा सर? ए परिमेय मिलेगा, ए परिमेय संख्या मिलेगी। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। और अगर मान लो ए परिमेय संख्या है, उसमें आप परिमेय संख्या गुणा कर रहे हो
या आप भाग दे रहे हो तो क्या हमेशा आपको ए परिमेय मिलेगा? नहीं मेरे भाई, इसमें ए परिमेय और परिमेय दोनों मिल सकता है। ए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों मिल सकती है। सर कोई एग्जांपल बता दो मेरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। एग्जांपल सुनो, जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे सुनना, मैंने बोला √2 है, इसमें आप जोड़ दीजिए 5। क्या 5 परिमेय संख्या? बिल्कुल। √2 ए परिमेय है, बिल्कुल। तो यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा सर? यहां से मिलेगा √2 + 5। सर ये एक क्या है? ये एक ए परिमेय संख्या होगी। सर एक एग्जाम्पल इसका भी दे दीजिए, ले मेरे भाई एक एग्जाम्पल इसका। √2 है, इसके साथ में अगर आपने परिमेय संख्या, कोई सी भी परिमेय संख्या अपने मर्जी से ले लिए, जैसे मान लो परिमेय संख्या मैंने ले लिया 2, बड़ी ध्यान सुनना, परिमेय संख्या मैंने ले लिया 2, वो ध्यान से सुनिएगा। वैसे मैंने 1/2 ले लिया, चल ये भी एक परिमेय संख्या है, 1/2 ले लिया। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा सर? √2 आएगा। क्या इस 2 को आप 2 × 2 लिख सकते हो सर? √2 × √2 लिख सकते हैं। इस 2 को अपन लोग √2 लिख सकते हैं। ये एक गया, खत्म हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 1/2। 1/2 क्या है सर? एक ए परिमेय संख्या है। कहानी सेट है, कहानी सेट है, बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट है सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल सेट है सर, मामला बिल्कुल सेट है। अगर मामला बिल्कुल सेट है तो जरा ये क्यों ना सोच रहे हैं कि अगर मान लो इसी √2 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई कर देता तो? सर 0 तो पूर्णांक संख्या होती है, परिमेय भी है मेरे भाई। 0/1 लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर। तो 0 से गुणा कर दिया तो आंसर क्या मिल गया? 0। अब क्या ये 0 परिमेय संख्या नहीं है सर? बिल्कुल है। यानी जब आप ए परिमेय संख्या के अंदर जोड़ो या घटाओ, तो परिमेय संख्या अगर आप जोड़ते हो घटाते हो तो हमेशा रिजल्ट आपको परिमेय मिलता है। लेकिन जब आप ए परिमेय संख्या के अंदर गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो, कोई भी केस हो सकता है, तो उसके अंदर किसका परिमेय संख्या, तो वहां पर आपके पास ए परिमेय संख्या भी आ सकती है और परिमेय संख्या भी आ सकती है। अब इसके बेस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम के अंदर, वो ये रहा। अरे लिखा नहीं है इस बार इन्होंने कौन से एग्जाम में है, लेकिन ये PYQ है, सुनना ध्यान से। कि भाई एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब क्या है? जो शून्य नहीं है, शून्य नहीं है। कोई भी परिमेय संख्या आपने ली है और आपने एक ए परिमेय संख्या ली है, उन दोनों का गुणा क्या होगा? एग्जाम्पल के तौर पर भाई मैंने एक परिमेय संख्या ले ली 5, एक मैंने ए परिमेय संख्या ले ली √2, यहां से रिजल्ट क्या आएगा? 5√2। सर 5√2 क्या है? ये एक ए परिमेय संख्या है। क्या है? ए परिमेय संख्या है मेरे भाई। इस सदैव ये क्या होगी? ए परिमेय संख्या होगी। इतना इजी, इंपॉर्टेंट और आसान है, और ये कंसेप्ट आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है। 100% ये कंसेप्ट आपकी किताब के अंदर दिया हुआ है। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। मैं आपकी किताब में एक भी छोटा कंसेप्ट नहीं छोड़ने वाला, एक भी छोटा कंसेप्ट। देख ले मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट है। समझ गए दोस्त? समझ गए मेरे भाई? अरे समझे क्या दोस्त? प्लीज बताओ समझे क्या? बिल्कुल। अब करते हैं अपन लोग काम की बात। अब करते हैं अपन लोग काम की बात मेरे भाई, काम की बात करते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा शानदार है, ठीक है। यही है वो प्रमेय जहां से सिद्ध करने वाले क्वेश्चन आते हैं। इस प्रमेय को पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन PYQ करवाता हूं, आपको मजा आएगा देखना। यदि कोई धनात्मक संख्या a b स्क्वायर को विभाजित कर सकती है तो वो a b को भी विभाजित करेगी। क्या मतलब है सर? सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो मैंने a का मान यहां पर अपनी मर्जी से 3 ले लिया, ध्यान से प्लीज ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। और बी स्क्वायर का मैंने मान ले लिया यहां पर 81। क्या ये 3 जो है, क्या ये 3 जो है ये इस 81 को डिवाइड कर सकता है? सर बिल्कुल। 81 के अंदर 3 का भाग जाता है कितनी बार? 27 या 81 होता है सर, 27 बार जाएगा। यानी ये 3 जो है वो इस 81 को डिवाइड कर सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, यहां तक कहानी सेट हुई कि 3 जो है वो 81 को पूरी तरह से विभाजित कर सकता है। 3 जो है 81 को पूरी तरह से विभाजित करेगा। अगर बी स्क्वायर का मान 81 है तो मैं एक बार के लिए मान लेता हूं कि बी का मान जो है प्लस के 9 है। हालांकि प्लस माइनस दोनों आता है, मैं प्लस का ले रहा हूं केवल। बी का मान 9 मान लेता हूं। तो अगर प्रश्न ये बोल रहा है, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि थ्योरम, प्रश्न क्या, थ्योरम ये बोलना चाहती है कि अगर ए बी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो यही ए जो है वो बी को भी विभाजित करेगा। देख सकते हो क्या 9 में 3 से भाग दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हैं सर, 3 बार जाएगा। बिल्कुल दे सकते हैं सर, 3 बार जाएगा। मेरे भाई प्लीज आराम से ध्यान से सुनना कि अगर कोई संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड कर सकती है तो वो संख्या उस खुद संख्या को भी डिवाइड कर सकती है। भाई 9 का स्क्वायर तो 81 है, बिल्कुल, तो इसको भी डिवाइड कर सकती है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बस ये समझ गए तो कहानी आसान है, इससे सिवा आपको कुछ नहीं समझना। अब मैं आपको करवाता हूं देखना इसके PYQ, जहां पर आपको सिद्ध करने वाले क्वेश्चन PYQ अंदर पूछे गए हैं ना, वो क्वेश्चन कराता हूं देखना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, ये देख ले।
है, इंग्लिश में आ गया, हिंदी में लिखवा देता हूं, टेंशन ना लेना भाई, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना, हिंदी में लिख देता हूं, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए √5 एक ए परिमेय संख्या है, एक ए परिमेय संख्या है। भाई स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, परिमेय संख्या है। भाई स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। कौन से एग्जाम में आया देख लो, ये आपके 2024 के अंदर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जिस स्टेप में जो स्टेप मैं लिख रहा हूं, जो लैंग्वेज में लिख रहा हूं, आपको सेम वही लैंग्वेज लिखना है, बिल्कुल सोल्व हो जाएंगे सारी चीजें। देखना देखना, बहुत ईजी, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, देख लेना, बहुत ज्यादा आसान है, सुनना बहुत ज्यादा आसान है। प्रूफ डेट के √5 जो है वो एक ए परिमेय संख्या, बहुत बढ़िया, शानदार, सुनिएगा सर, सीधी सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान तरीके से हम लोग इसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सुनना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अगर सिद्ध करना है भाई ये परिमेय, तो मान लेते हैं कि ये परिमेय है, पहले उल्टा मानते हैं हमेशा, ठीक है ना, लिखिएगा, मानना √5 एक ए परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या, ए परिमेय तो सिद्ध करना हमें, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त बड़ी ध्यान से सुनना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो भाई साहब इस बात का मतलब है सर √5 को तो फिर हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जहां पर ये P और Q क्या है सर, जहां पर ये P व Q जो है वो क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या। अच्छा, छह अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर, छह अभाज्य संख्या वो होती है जिनका HCF क्या हो, एक हो, जिनका HCF क्या हो, एक हो, जिनका HCF क्या हो, एक हो। जैसे अगर मान लो मैं बात करूं 13 और 14, 13 और 14 सह अभाज्य संख्या, यानी इन दोनों का HCF कितना है, एक है। इन दोनों के गुणनखंड में एक गणित का एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों को डिवाइड कर सकती है। दुनिया में एक के सिवा और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। अरे 7 इसको विभाजित कर सकता है, इसको नहीं कर सकता। 2 इसको विभाजित कर सकता है, इसको नहीं कर सकता। 13 इसको विभाजित कर सकता है, इसको नहीं कर सकता। लेकिन एक गणित का एक सबसे छोटी संख्या वो ऐसी है कि इसको भी डिवाइड कर सकती है, इसको भी डिवाइड कर सकती है, यानी ये दोनों संख्या क्या है, सहभाज्य संख्या। यानी हाईएस्ट जितना कट सकते थे ना, ये उतना कट के ही लिखा हुआ है। और जहां पर और साथ ही साथ ये और लिखा हुआ है कि जो Q है डेट इज नॉट इक्वल टू 0, जो Q है डेट इज नॉट इक्वल टू 0, वो क्या है, 0 नहीं है मेरे भाई। समझ पाए हो क्या, क्या समझ पाए हो क्या दोस्त, बताओ। देखिए इतनी बात समझ में आए हो, चलिए अब सुनना ध्यान से। सर सीधी सी बात है, अगर ये चीज लिखी हुई है तो एक काम करते हैं सर, अंडर रूट हटाते हैं सबसे पहले। तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो सर दोनों पक्षों में वर्ग कर दे तो √5 है इक्वल टू ये P/Q दिया है, दोनों पक्षों में अगर वर्ग कर दिया जाए तो कहानी क्या हो जाएगी सर। इस बात का तो मतलब ये कि 5 का स्क्वायर, जैसे 5 का स्क्वायर गया, √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, बराबर ये P² है। सर इसको अपन लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, चाहे तो इसको अपन लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर ये P² = Q² को इधर गुणा कर देते हैं, तो 5 गुणे Q² लिख रखा है। कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं सर, बहुत इजी, बहुत आसान है। देखो बड़ा इजी है, बहुत इजी है, देखना। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि सर यही 5 जो है ये इस P² को डिवाइड कर सकता है। ये 5 जो है इसे P² को डिवाइड कर सकता है। तो यहां लिखेंगे अर्थात, अब याद करिए वो थ्योरम जो अभी हम लोगों ने बात की, अर्थात 5 P² को विभाजित कर सकता है, कर सकता है, तो 5 P को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सर 5 जो है वो P² को विभाजित, इसका मतलब ये है लाडलो कि 5 जो है वो P² को विभाजित कर सकता है। यदि 5 P² को विभाजित कर सकता है तो 5 जो है वो P को भी विभाजित करेगा। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर 5 जो है वो अगर P को डिवाइड करता है तो कुछ न कुछ तो मिलना चाहिए।
भाई ये 5 है, इधर आएगा भाग में आएगा, भाग में आने का मतलब है 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है। तो थ्योरम के अनुसार अगर 5 पी स्क्वायर को विभाजित कर सकता है तो 5 पी को विभाजित करेगा, और अगर पी को 5 विभाजित कर रहा है तो कितनी तो भाग जाना चाहिए ना, विभाजित करने का मतलब पूरी तरह से भाग जाना, तो से भागफल के रूप में कुछ तो मिलेगा, तो भागफल के रूप में क्या मिल गया, यहां पर आर मिल गया। इसको थोड़ा सा सोल्व करिए तो क्या पी का मान यहां से आपके पास में क्या आ जाएगा, 5 आर आ जाएगा। क्या पी का मान 5 आर आ जाएगा सर, बिल्कुल पी का मान 5 आ जाएगा। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा कि P बराबर 5 आर आ गया, P बराबर 5 आर आ गया, तो इस बात का क्या मतलब ये नहीं है क्या, क्या इस बात का मतलब ये नहीं है क्या, क्या सर कि ये 5 जो है ये 5 आर आ रहा है साथ में, ये P का मान है, तो जो ये वाली चीज निकली थी ना, ये वाली चीज, ये वाली जो चीज निकली थी ना, यहां पर मैं समीकरण नंबर 1 नाम लेता हूं और इसमें P का मान लिखता हूं। P का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, P का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं तो क्या आता है सर, P का मान अगर आप समीकरण 1 में रख देते हो तो क्या होगा, अगले पेज पे जाता हूं, ध्यान से सुनना, अगले पेज पे जा रहा हूं, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास में क्या था, मेरे पास में था P स्क्वायर इज इक्वल टू 5Q स्क्वायर था, और P की वैल्यू आई थी 5R, तो मैंने यहाँ 5R रख दिया, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 5Q स्क्वायर हो गया। अरे क्यू कहां गायब हो गया, चलो सर ठीक है। अरे मेरे मटर के दाने ध्यान से देख मेरे भाई, ये चीज बन जाएगी 25R स्क्वायर बराबर ये 5Q स्क्वायर। अरे 5 से दोनों तरफ डिवाइड नहीं कर सकते, कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, अरे 5 को इधर डिवाइड कर दो तो 5R स्क्वायर हो जाएगा इजिकल टू Q स्क्वायर हो गया। बिल्कुल सर, बिल्कुल 100% ये बात हो जाएगी। अब अगर मैं इससे जस्ट आगे बढ़ूं तो क्या हो जाएगा सर, इससे जस्ट आगे बढ़ने पर मेरे पास आ जाएगा कि ये 5 जो है ना, ये इस Q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। इस बात का मतलब क्या है, अगर भाई 12 लिखा है, 12 बराबर मैंने लिख दिया 3 गुणे 4, इसका मतलब ये 3 जो है 12 को डिवाइड कर सकता है, ये 4 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। समझे हो, बिल्कुल मेरे भाई वही चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे भाई मेरे दोस्त, ये 5 जो है वो Q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, 5 जो है Q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो मेरे भाई यदि 5 Q स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो फिर से वही लिखी है कि यदि 5 जो है वो Q स्क्वायर को विभाजित विभाजित कर सकता है, कर सकता, मेरी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है, नजर मत लगाना, कर सकता है तो 5 Q को भी विभाजित करेगा, Q को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, 5 Q को भी विभाजित करेगा। मेरे भाई मेरे दोस्त समझ में आया इतनी चीज, अब जरा दिमाग लगाओ, ये 5 जो है वो Q को भी डिवाइड कर रहा है, ये भी सिद्ध कर दिया हम लोगों ने, और हम लोगों ने ये भी सिद्ध कर दिया कि सर 5 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो P को भी डिवाइड कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब तो 5 दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, और अगर 5 दोनों संख्याओं को डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों का HCF नहीं हो गया क्या, बिल्कुल सर। लेकिन सर शुरू में तो हम लोगों ने ये माना था कि भाई ये जो P और Q है ना, ये ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF एक ही है, लेकिन अभी तो हम लोगों ने सिद्ध कर दिया कि सर इसका HCF 5 आ रहा है। इसका बात सीधा का मतलब ये हो गया ना कि ये 5 दोनों को डिवाइड करके बैठ रहा है, तो ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सर जब अब अगर मान लो हम लोगों ने ये बोल दिया कि P और Q जो है वो सह अभाज्य संख्या है, इनका HCF केवल एक ही हो सकता है, लेकिन इनका HCF 5 आ गया, इस बात का मतलब ये है कि इन्हें हम लोग P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, इस तरीके से नहीं लिख सकते, यानी ये परिमेय संख्या नहीं है। फिर तो ये क्या हो गई, ये परिमेय संख्या। तो बस इसी चीज को आगे लिखना, ऐसे लिखना रहेगा कि अतः 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 या लिखो अर्थार्थ, ये वर्ड अच्छा लगेगा, अर्थार्थ 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 √5 परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या ना होकर एक अपरिमेय संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ पाए हो लाडलो, संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया दोस्त, इतना इजी है, 3 स्टेप, लास्ट 3 स्टेप, चौथा स्टेप नहीं है। सबसे पहले ये लिखना है P बटे Q के रूप में, P और Q क्या है, सह अभाज्य संख्या, यानी HCF 1 होना चाहिए। थ्योरम का यूज किया तो पता किया कि भाई साहब ये 5 जो है P स्क्वायर को विभाजित कर सकता है, तो 5 तो P को विभाजित करेगा।
फिर आगे हम लोगों ने विभाजित किया, कोई ना कोई तो भागफल मिलेगा बिल्कुल, तो मैंने यहां से p का मान निकाल दिया, ये p का मान मैं यहां रख दूंगा, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, जब मैं यहां रखूंगा तब मैंने ये देखा कि ये जो 5 है ना, ये 5 ये क्यू स्कोर को विभाजित कर सकता है। यही 5 पहले तो पी स्कोर को विभाजित कर रहा था, अब यही 5 जो है वो क्यू स्कोर को विभाजित कर दे रहा है। 3 बार देख लेना, 4 बार देखना लेक्चर को, 5 बार देखना, लेकिन समझ में आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 100% यहां से क्वेश्चन आता है मेरे भाई, 100% एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। तो सुनना कि 5 जो है क्यू स्कोर को विभाजित कर सकता है, लेकिन ये 5 ऐसा है जो पी को भी विभाजित कर सकता है, क्यू को भी विभाजित, दोनों को विभाजित कर दिया तो ये एचसीएफ होगा इनका, और एचसीएफ नहीं होना चाहिए सर। इस बात का मतलब है हमारा मानना ये गलत है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं है सर। क्योंकि अगर परिमेय संख्या होती तो पी और क्यू का हाईएस्ट एचसीएफ कितना होता, 1 आता। हाईएस्ट एचसीएफ कितना होता, 1 आता, लेकिन यहां पर 1 नहीं आ रहा है, वहां पर एचसीएफ कितना आ गया है, 5 आ गया सर, 1 नहीं आ रहा है। अगर 1 आता तो ये परिमेय संख्या होती, लेकिन यहां पर एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब ये एक ए परिमेय संख्या है। कितनी है, ए परिमेय संख्या। मेरे भाई मेरे दोस्त ये क्या है, ए परिमेय संख्या है। इसलिए मैंने यहां लिख दिया कि 5 क्यू इसको विभाजित कर रहा है तो 5 क्यू को विभाजित कर रहा है, अतः ये मानना गलत है कि परिमेय संख्या ना होकर ये एक क्या होगी, एक ए परिमेय संख्या होगी। बात समझ में आई ना। ये लैंग्वेज लिख सकते हो, चाहो तो ऐसे लैंग्वेज लिख सकते हो कि ये मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः ये एक ए परिमेय संख्या होगी। ये भी लैंग्वेज लिख सकते हो, सेम चीज है, डिट्टो सेम, पूरे नंबर देंगे सामने वाला, पूरा नंबर देगा सामने वाला। देख लो ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है, मैं एक और आपको बता दूं क्या, एक और क्वेश्चन बता दूं क्या, ऐसा सेम टू सेम, ऐसा कैसा ही सेम क्वेश्चन बताता हूं। चलो सेम क्वेश्चन बताता हूं, उससे थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा। ये रहा √5 वाला, ये आपकी किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, और यही आपके आरबीएसई बोर्ड के अंदर पूछा गया था, और यही हम लोगों ने अभी किया है। ठीक है ना, यही हम लोगों ने अभी किया है। चलो ये क्वेश्चन करवा दूं, एक क्वेश्चन और करवा दूं, ऐसा कैसा थोड़ा समझ में आ जाए क्लैरिटी। सीधी सी बात है, हमें सेम काम करना है सर, सेम काम। क्या मानना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है मेरे भाई, एक परिमेय संख्या है दोस्त, एक परिमेय संख्या है। मेरे हिसाब से इतनी बात तुम्हें समझ में आई है, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मेरे भाई, अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो बड़े ध्यान सुनना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, तो सीधी सी बात है सर, 3 + 2 √5 अगर परिमेय संख्या है तो इसे p/q के रूप में लिख दो, जहां p व q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, और साथ ही साथ सर q ≠ = 0। बहुत बढ़िया। अब देख इस चीज को देखना, इस चीज को मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, अरे बेटा 2 √5 है, ये इधर इधर अच्छा नहीं लग रहा है मेरे भाई, इधर भेज दूं क्या, तो p/q हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अरे थोड़ा एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, देखे एलसीएम लेके करो, देखे क्या आएगा सर, एलसीएम लेके करे तो ये तो 2 √5 ही आ रहा है इधर, बराबर सर यहां देखा जाए तो p माइनस ये 3q/q हो जाएगा। सर ये 2 अच्छा नहीं लग रहा है, इधर भेज दो, तो ये √5 बराबर क्या मिल गया, ये मिल गया, ये मिल जाएगा हमारे पास में कितना, p - 3q/2q। सर एक बात बताओ, अल्टीमेट बात बताओ, आपने ये कहा कि p/q जो है वो एक परिमेय संख्या है, बराबर बात है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या यानी कोई ना कोई संख्या आएगी हमारे यहाँ पर, 8/3 कुछ भी आ सकता है, 8/3 आ गया, 2/5 आ गया, कोई ना कोई संख्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूं कि अगर p का मान 2 होता और q का मान, एग्जाम्पल लिया, दुनिया में कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप, लेकिन एग्जाम्पल ऐसा लेनी है जिसका HCF क्या हो, 1 हो, HCF क्या हो, 1 हो। अगर मान लो ये संख्याएं होती और इन संख्याओं का मान अगर मैं यहां रखूं तो यहां से तो मुझे परिमेय संख्या मिलेगी, यहां से तो मुझे क्या मिलेगी, परिमेय संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या। तो इस हिसाब से तो सर अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन हम लोगों ने अभी प्रूफ किया था कि √5 क्या एक ए परिमेय संख्या है। तो √5 ए परिमेय संख्या है, तो इस बात का मतलब ये है कि ये वाली भी चीज क्या होगी, एक ए परिमेय संख्याएं होगी। अगर ये चीज ए परिमेय संख्या है तो ये भी चीज क्या होगी, एक ए परिमेय संख्या होगी। समझ पा रहे हो ना।
समझ पा रहे हो? फिर से सुनना ध्यान से कि मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर मैंने राइट हैंड साइड को देखूं तो जब इधर पी और क्यू का कोई सा भी मान क्यों ना हो, सहभाज्य संख्या कोई सी भी क्यों ना हो, सहभाज्य संख्या कोई सी भी नहीं हो, यहां से ओवरऑल ये पूरा रिजल्ट है ना, पूरा पूरा रिजल्ट है ना, ये मुझे एक परिमेय संख्या देगा। बस ये बात यहां लिखनी है दोस्त, ये बात यहां लिखनी है मेरे भाई मेरे दोस्त, ये बात आपको यहां लिखनी है। बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा ध्यान से, ये बात अपने को यहां लिखनी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अतः अर्थात, अतः या अर्थात लिख दो, अर्थात, अर्थात ये क्या है सर? ये लिखा है P माइनस 3Q अपॉन P माइनस 3Q अपॉन 2Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर सर ये एक अगर एक परिमेय संख्या है तो इसके सामने बराबर में लिखी हुई ये भी परिमेय होनी चाहिए, लेकिन 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 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हम लोगों ने सिद्ध की थी, सिद्ध करके मैंने बताया था अपरिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सर अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अंडर रूट 5 अगर एक अपरिमेय संख्या होती है, अगर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होती है तो सर सीधी सी बात है, अल्टीमेट बात यही हुई कि अगर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो सर अपरिमेय के साथ में परिमेय का गुणनफल किया गया है और परिमेय जोड़ा भी गया है, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट तो अपरिमेय आता है ना। अभी मैंने कंसेप्ट बताया था, अभी मैंने कंसेप्ट बताया था, याद करिए। अरे अपने पिछले जन्म की कहानी याद करिए, अभी 5 मिनट पहले पिछले जन्म की कहानी याद कीजिए कि अगर ए परिमेय संख्या के साथ में जोड़ा या घटाया जा रहा है तो ए परिमेय मिलेगा, ए परिमेय की संख्या के साथ में गुणा किया जा रहा है परिमेय संख्या का तो भी आपको ए परिमेय मिल सकता है, ए परिमेय मिल सकता है। तो सेम काम यही तो है मेरे भाई, यही तो सेम काम है कि देख ये एक ए परिमेय संख्या, इधर देखना मेरे भाई, ध्यान से देख, ध्यान से देख दोस्त, ध्यान से देख, ये एक ए परिमेय संख्या है सर, बिल्कुल ए परिमेय संख्या। ए परिमेय संख्या के साथ में परिमेय का गुणा किया तो ओवरऑल ए परिमेय आ गया, इसके साथ में परिमेय जोड़ दिया तो ओवरऑल ए परिमेय आ जाएगा। अभी कंसेप्ट पढ़ाया था ना, बिल्कुल सर। तो बस यही तो बात यहां लिखनी है मेरे भाई, यही यहां लिखना है। ए परिमेय संख्या होती है, अतः परिमेय संख्या 3 और परिमेय संख्या 2 का जब मिलन हो गया साथ में ए परिमेय के साथ में तो ये ओवरऑल संख्या जो है वो क्या बन जाएगी, ये परिमेय बन जाएगी। अतः 3 + 2 √ 5 एक ए परिमेय संख्या होगी, ए परिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। बात पल्ले पड़ी क्या दोस्त मेरे भाई? इतना इजी और आसान है, सिर्फ 3 स्टेप में काम खत्म करना था। अगर अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 ये 3 ही है तुम्हारे सिलेबस में, आएगा इन्हीं में से कुछ। अंडर रूट 5 वाला मैंने करवा दिया, सेम ऐसे अंडर रूट 3 का होगा, सेम ऐसे अंडर रूट 2 का होगा। और अगर ऐसा कोई नंबर दे दिया जाए जहां पर आप जोड़ बाकी गुणा भाग करके ऐसा दे दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का ये तरीका है, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने का ये तरीका है। जो संख्या दे उसमें से इधर कर दो, अंडरूट वाली जो संख्या है ना, अंडरूट 5, अंडरूट 3, अंडरूट 7, अंडरूट 11, अंडरूट 13, अंडरूट 17, ऐसी कोई संख्या आ जाए ना उसको एक तरफ रख देना, बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। जब बाकी सबको इधर लाओगे ना तो आपको खुद को इतना दिमाग डीपली सोचना पड़ेगा कि सर ये ओवरऑल चीज तो हमें परिमेय देगा, तो इस हिसाब से तो ये भी परिमेय होना चाहिए, लेकिन ये सर क्या है, ए परिमेय है। क्या है, ए परिमेय है। क्या है, ए परिमेय। तो जब अगर ये ए परिमेय है तो सीधी सी बात है सर कि ये भी तो ए परिमेय होना चाहिए। यानी सीधी सी बात ये हुई कि सर हम लोगों ने इसको परिमेय साबित कर दिया, तो सर ये अंडर 5 तो ए परिमेय संख्या है, इसका मतलब ओवरऑल जो हमारे पास में जो संख्या है ना ये पूरी पूरी ये क्या हमारे लिए ए परिमेय संख्या है। क्या है मेरे लिए, ए परिमेय संख्या है। बात समझ आई दोस्त? इतना इजी, इतना आसान और इतना बेहतरीन चीज है। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू जो आपके पीवाईक्यू है वो मैं आपको होमवर्क में देना चाहता हूं। पीवाईक्यू है होमवर्क में, सबसे पहले इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर लगाना, क्वेश्चन नंबर 3 आरबीएससी 2022 ऐसे लिखना और उसके बाद में इसका आंसर लिख देना कि इसका एलसीएम इतना आएगा कमेंट बॉक्स के लिए। सेम एक और पीवाईक्यू है आपके लिए जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये रहा, ये आया 2022 के अंदर, एक और क्वेश्चन 2022 के अंदर, वो भी एलसीएम से रिलेटेड ये वाली चीज, इसका भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कमेंट, अच्छा कमेंट बॉक्स लिख दिया था क्या मैंने, कमेंट बॉक्स लिखना, कमेंट बॉक्स,
कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कम्युनिटी बॉक्स तो एप्लीकेशन पे होता है बेटा, कम्युनिटी बॉक्स जो है वो एप्लीकेशन पे होता है, कमेंट बॉक्स लिखना था, तो वो आदत रहेगी ना, आदत कम्युनिटी वाली, इसलिए कम्युनिटी यानी कमेंट बॉक्स, ठीक है। कम्युनिटी बॉक्स पे तो एप्लीकेशन पे है, यूट्यूब पर तो कमेंट बॉक्स होता है ना। चलो 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 ठीक है सर। एक और आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन ये देख लो, एक और क्वेश्चन आपके लिए आरबीएससी का है, 2020 के अंदर पूछा गया है, जहां पर दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया गया है, एचसीएफ दे दिया, एलसीएम ज्ञात करना है। सर बड़ा ऐसा है सर, हमें पता है कि अगर दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है सर, एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है मेरे भाई, ये होती है चीज, तो सर सीधी सी बात है गुणनफल क्या हो जाएगा सर, गुणनफल हो जाएगा ये इतना, बराबर एचसीएफ कितना है सर, एचसीएफ है 18, एलसीएम कितना है सर, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। सर सीधी सी बात है कि इन गुण संख्याओं के गुणनफल को डिवाइड कर दीजिए 18 से, एलसीएम आ जाएगा। मेरे भाई इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दीजिएगा मेरे मटर के दाने, अरे मेरे रसगुल्ले, इतना आंसर देना। और ये किस एग्जाम में पूछ लिया देख ले मेरे भाई, आरबीएससी 2022 का ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, आरबीएससी 2020 का ही क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा रहा हूं, तो टेंशन ना लेना इस चीज को टेंशन लेना, मैं आपको पीवाई की हुई करवा रहा हूं दोस्त, ठीक है ना। समझ में आया मेरे भाई, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। इससे ज्यादा इजी और बेहतरीन तरीके से ए परिमेय वाले को इतना जल्दी नहीं समझ सकते, ठीक है ना मेरे भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सच में सर आपके इस वन शॉट लेक्चर के अंदर अंदर पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज होगा, पूरा चैप्टर। मैंने कोशिश की है कि मैंने इस चैप्टर को कम से कम टाइम के अंदर, क्योंकि आपके पास एग्जाम का टाइम है, टाइम बहुत कम होता है, जल्दी से आपको सारी चीजें पढ़नी है, सब चीजें रिकॉल करना है, रिवाइज करना है, तो मेरे भाई इससे बेहतरीन तरीका नहीं है, ठीक है दोस्त। चलो जय श्री राम, राधे राधे। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर देख के कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया। सच में कम टाइम के अंदर सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए नहीं हो गए, इस लेक्चर का उद्देश्य आपको सारे कंसेप्ट रिवाइज करवाना था, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।